आज के इस जो व्याख्यान है जो ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव फोरम की तरफ से आयोजित किया जा रहा है, उसमें मैं आप सबका स्वागत करता हूं और अब हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो आज का व्याख्यान है उसका विषय है भारत में जाति, उदय और विकास। आप ये जानते हैं सब लोग कि जो जाति की व्यवस्था है ये एक बहुत ही जटिल सामाजिक संरचना है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में ही पाई जाती है। दुनिया में कहीं और ऐसी जटिल संरचना नहीं पाई जाती। और हम जानते हैं ये सदियों से इस समाज में है, जिसके बहुत से प्रभाव जो हैं जीवन के हर क्षेत्र में पड़ते हैं और पड़े हैं। इसको लेकर के, क्योंकि ये बहुत जटिल सामाजिक संरचना है, तो इसका जो विश्लेषण है जब जब किया गया है तो उसमें भी बड़ी जटिलता है, बहुत से लोगों के अलग अलग मत हैं। लेकिन ये हमारे समाज की सच्चाई है, तो इसको समझना और जानना बहुत जरूरी भी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने आज का ये जो व्याख्यान है वो रखा है। और बहुत से लोग, हम इसके बहुत से पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। बहुत से दुविधाएं भी हैं साथ लोगों के मन में। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये धर्म से पैदा हुई हुई कोई संरचना है, जिसका मेन जो कारक है उत्पन्न होने का वो धर्म है। बहुत से लोग आर्थिक और दूसरे जो कारण हैं उनको समझते हैं। और भी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं समाज के अंदर, विद्वानों ने की हैं। तो हम आज सुनना चाहेंगे डॉक्टर रामेश्वर दास से कि वो इस जो जाति के उदय और विकास को हमारे समाज में किस नजरिए से देखते हैं और उनमें उनका विश्लेषण किस तरह का है। आज का ये सेमिनार, जैसे मैंने आपको पहले कहा, कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव फोरम की तरफ से किया जा रहा है। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव फोरम में आप में से बहुत से साथी जानते हैं कि बुद्धिजीवियों का, जिसमें डॉक्टर, वकील, अध्यापक, साइंटिस्ट और समाज के विभिन्न तबकों से जो जुड़े हुए लोग हैं वो इस संगठन से जुड़े हुए हैं, इसके सदस्य हैं। और वो समाज में, हमारे देश में, हमारे आसपास अलग अलग जो क्षेत्र हैं, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षण का क्षेत्र हो, चाहे वो और कोई क्षेत्र हो, उसमें जो जो घटनाएं घट रही हैं हमारे आसपास उसका विश्लेषण करते हैं, उस पर विचार करते हैं। और इस संगठन का किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। ये बिल्कुल स्वतंत्र संगठन है। ये हो सकता है कि आप में से जो जुड़े हुए लोग हैं या इसके सदस्य भी हैं, वो हो सकता है किसी किसी अलग अलग राजनीतिक दल के या किसी संगठन के सदस्य हों। वो स्वतंत्र हैं अपनी उस कार्य के लिए भी। लेकिन ये मंच जो है ये सिर्फ एकेडमिक चर्चा के लिए एक स्वतंत्र संगठन है, जिसका किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा से कोई संबंध नहीं है। तो मैं ये उम्मीद रखूंगा हमारे साथी जो जुड़े हैं वो जब बात करें या सवाल करें तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें। मैं अब आपके और डॉक्टर रमेश्वर दास के बीच में ज्यादा नहीं रुकना चाहूंगा। मैं डॉक्टर रमेश्वर दास से ये निवेदन करूंगा कि आज का जो हमारा व्याख्यान है भारत में जाति, उदय और विकास, इस पर अपनी बात रखें। डॉक्टर रमेश्वर दास। धन्यवाद अश्विनी जी। पहले तो मैं आपको, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, आ रही है जी, आ रही है। सुन पा रहे हैं जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं एडवोकेट अश्विनी बख्शी जी को जो है वो धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने जाति जैसे एक जटिल विषय पर चर्चा करने का मौका दिया है। और वो इसलिए बधाई के पात्र भी हैं कि इस मंच के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे लेक्चर करवाए हैं और चर्चाएं करवाई हैं।
और लगातार जो है वो ये एक जो व्याख्यान श्रृंखला है वो चला रहे हैं और जो AIPF का जो लक्ष्य है उसको पूरा कर रहे हैं। आज का जो विषय जिस पर मुझे उनका आदेश हुआ है, भारत में जाति का उदय और विकास, निश्चय ही जैसा उन्होंने कहा है एक बहुत ही जटिल और चुनौतीपूर्ण विषय है, गंभीर है बहुत ज्यादा और अपने आप में विलक्षण भी है। अनेक विद्वानों ने इस व्यवस्था को समझने का प्रयास किया है। मेरे ख्याल में भारत के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा पुस्तकें लिखी गई होंगी तो इसी विषय पर होंगी और अपनी अपनी दृष्टियों से उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। बहुत गहन अध्ययन है और तथ्यात्मक दृष्टियों से भरे हुए अध्ययन हैं। उन्हीं कुछ अध्ययनों के आधार पर जो मेरी इस विषय पर जो एक समझ बनी है वो समझ मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। ये विषय जो है वो केवल एक एकेडमिक विषय नहीं है, एकेडमिक तो है ही, लेकिन ये एकेडमिक विषय नहीं है, बल्कि आज के समकालीन भारत में बहुत सारा विकास हो चुका है, आधुनिकता आ चुकी है, आधुनिक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सब तरह के परिवर्तन हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जाति एक ऐसा विषय है जो हमारे संस्कारों में अभी तक कायम है। अभी भी अगर कोई आदमी एक दूसरे से मिलता है तो उसकी यही इच्छा होती है सबसे पहले जानने की कि आप कौन हैं। उस कौन के अंदर यह नहीं आता कि आप भारतीय हैं या और पहचान, बल्कि इस पहचान तक पहुंचने की जरूर कोशिश रहती है कि आप कौन सी जाति के हैं, कौन सी बिरादरी के हैं। और इसलिए ये जो अतीत का विषय है ये हमारे संस्कारों में कहीं भी अभी भी गहरा बैठा हुआ है। और अगर आप यहाँ तक भी देखें कि जो लोग पढ़ लिख कर गए हैं, शिक्षित हो गए हैं और यहाँ नहीं भारत से बाहर डायस्पोरा के तौर पर रह रहे हैं, वहां पर भी अगर आप देखोगे तो जो शादियों वगैरह के जो मैट्रिमोनियल्स होंगे या वैवाहिक विज्ञापन होंगे, उनमें बहुत कम जगह पर आपको मिलेगा कास्ट इज नो बार, ये शब्द लिखने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। यानी अभी भी एक आंतर विवाह जो पद्धति है, इंडोगेमी है, उसकी भूमिका समाज में बनी हुई है और अधिकांश लोग जो हैं वो अभी भी शादी ब्याह का जो संबंध है वो अपनी ही जाति में जोड़ना चाहते हैं। यही नहीं है, जाति व्यवस्था जो है उसके अंदर इतिहास में जातीय विभेद पैदा हुए हैं, उत्पीड़न रहा है और शोषण रहा है। आज के आधुनिक युग में भी ये जो विभेद है और उत्पीड़न है ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बहुत बड़े लेवल पर परिवर्तन हुए हैं, संविधान में बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं और उस दृष्टि से बहुत सारे परिवर्तन हम देखते हैं, लेकिन फिर भी ये जो अवशेष हैं वो कायम है। बल्कि कई बार तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जो उत्पीड़न है उसकी प्रवृत्ति बढ़ी भी है। कारण ये है कि जो निचले स्तर की इतिहास में जातियां रही हैं वो आज जो है वो विमुख हो रही, वो जो है वो जागृत हो रही हैं और जागृत होकर जब अपने अधिकारों की बात करती हैं तो कई बार इसका रिएक्शन भी होता है और उत्पीड़न की प्रवृत्तियां बढ़ी हुई भी दिखाई पड़ती हैं। खास करके उन इलाकों के अंदर तो बहुत ज्यादा जहां पर सामंती प्रभाव अभी भी बना हुआ है। इसलिए इस विषय का जो महत्व है वो केवल एकेडमिक नहीं है, बल्कि उस व्यवहारिक जरूरत के लिए भी इसका महत्व है कि हम सामाजिक परिवर्तन के साथ
सामाजिक न्याय के संदर्भ को कैसे जोड़ें और कैसे उसमें समाहित करें, ताकि सामाजिक परिवर्तन की जो धारणा है उसको एक व्यापक धारणा के रूप में बदला जा सके और एक आर्थिक सामाजिक जो न्याय है बदलते हुए समाज के अंदर उसको व्यापक बनाया जा सके। ये जो सामाजिक और सांस्कृतिक न्याय का प्रश्न है, यह इस विषय से जुड़ा हुआ है, ऐतिहासिक विकास क्रम से जुड़ा हुआ है। अगर हम ऐतिहासिक विकास क्रम को नहीं समझ पाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आज के टाइम में जो एफर्मेटिव एक्शन की जरूरत है नीति निर्धारण में, उस पक्ष को न्यायपूर्ण तरीके से लागू नहीं कर पाते हैं। जाति एक विलक्षण व्यवस्था है, हजारों वर्षों से है और आज तक उसके प्रभाव बने हुए हैं। इसको कैसे समझें, कैसे? सबसे पहली बात तो यही है कि इसको कैसे समझें। इसको कई तरीके से समझने का प्रयास किया गया है। कुछ लोगों ने सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का इसकी कोशिश की है और कुछ ने ऐतिहासिक विश्लेषण के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। और कुछ लोग जो हैं, कुछ विद्वान जो हैं, वो ये मानते हैं कि ये एक विचारिक और मूल्य प्रणाली रही है जो ब्राह्मण लोग थे, आर्यन ब्राह्मण थे, उन्होंने इसे कृत्रिम रूप से गढ़कर लागू कर दिया और उसके बाद ये चलती रही। इसे एक मनुवादी व्यवस्था तक ही सीमित कर दिया जाता है। कुछ लोग जो हैं, जो आर्थिक रूप से इसका विश्लेषण करते हैं, जो क्लासिकल वर्गीय चश्मे से इसको देखते हैं, वो ये मानते हैं कि ये एक श्रम का विभाजन था और इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। वो इसके जो सामाजिक और सांस्कृतिक शोषण है उसको उस गहनता से नहीं समझते हैं जिस गहनता के साथ समझा जाना चाहिए। इसलिए ये जो सामाजिक व्यवस्था है, इस सामाजिक व्यवस्था को हम जो है वो एक मोड ऑफ प्रोडक्शन के रूप में तो समझने की जरूरत है। हालांकि क्लासिकल चश्मे से नहीं, लेकिन फिर भी इसको एक उत्पादन पद्धति और एक सामाजिक आर्थिक पद्धति के रूप में समझने की जरूरत है। ये एक ऐसी सामाजिक आर्थिक पद्धति रही है जिसके अंदर परिवर्तन जो है वो तो बहुत ही धीमा है और निरंतरता बनी हुई है, सातत्य बना हुआ है, कॉन्टिन्यूटी जो है वो इस व्यवस्था के अंदर रहती है। ये जो विशेषता है कि परिवर्तन धीमा और निरंतरता, ये इस व्यवस्था में जो है वो वर्ग जो है, क्लास जो है, उसको पूर्ण रूप में उभरने नहीं देती, बल्कि अपूर्ण रूप में वर्ग उभर के आते हैं। इस व्यवस्था में वर्गीय रुझान तो पैदा होते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से वर्ग उभर के सामने नहीं आते। और इसलिए इस भारत की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में, इस भारत की सभ्यता में हम ये पाते हैं कि जो सामाजिक क्रांतियां हैं वो उस तरीके से नहीं हुई है जिस तरीके से जो है वो यूरोप के अंदर देखने को मिलती है, रोम और यूनान के अंदर देखने को मिलती है। रोम और यूनान के अंदर जो ये सामाजिक व्यवस्था पैदा हुई, हम सब लोग इस बात को समझते हैं कि वहां पर कबीलों के टूटने के पश्चात, उन कबीलों के विखंडन के पश्चात वहां एक गुलामी की व्यवस्था पैदा हुई, स्लेवरी सिस्टम पैदा हुआ, रोम में भी यूनान में भी। और ये जो गुलामी की व्यवस्था है, यहाँ पर जो समाज में संबंध कायम हुए वो मालिक और गुलाम के बीच हुई। मालिक और गुलामों के बीच संघर्ष चले और उस संघर्ष के बाद जो है वो लंबे संघर्षों के बाद एक आगे चल के मध्यकाल में वहां पे सामंती समाज का उदय हुआ। भारत के अंदर जो है उस तरह की गुलामी की व्यवस्था नहीं रही जहां हंटर मारकर लोगों से काम करवाया जाए। उस तरह की
व्यवस्था एक मोड ऑफ प्रोडक्शन के रूप में, एक उत्पादन की व्यवस्था के रूप में नहीं रही है। हालांकि गुलामी थी, गुलामों के खरीद फरोख्त भी थी, लेकिन ज्यादातर जो गुलाम थे वो घरों में काम करने वाले या फिर फैमिली के साथ या मिलकर नौकर की तरह काम करने वाले रूप में तो रहे प्राचीन काल में, लेकिन उस तरीके से यहाँ जो व्यवस्था है वो नहीं पैदा हुई। बल्कि जब यहाँ सामंती समाज का हम जिसका इतिहासकार जिक्र करते हैं, उस सामंती समाज भी उस तरह का सामंती समाज भारत में नहीं रहा जो रोम और यूनान के अंदर रहा है। उसकी एक विशेषता की मैं बात करना चाहूंगा, बाकी तो बहुत बड़ी लंबा चौड़ा विषय है ये। वो विषय ये है कि वहां पर मैनर प्रणाली रही। मैनर प्रणाली एक तरह की जागीर थी, और उस जागीर के अंदर जो जागीरदार है, उस जागीरदार का घर जो है उसको मैनर कहा गया, और उसकी पूरी जो जागीर है, उस जागीर के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो उनको भूदास कहा गया है, सरफ कहा गया है। यदि वो लॉर्ड या वो जागीरदार जो है, वो फ्यूडल जो है, वो अगर अपनी उस जागीर को बेचता है तो उसके साथ उसका जो गांव है अंदर बसा हुआ किसानों का, वो भी उसके साथ बिक जाता है, और इसलिए उन्हें सरफ कहा गया है। ऐसी मैनर प्रणाली का विकास भारत में नहीं हुआ है। भारत के अंदर सामंती समाज का एक रूप का विकास जरूर हुआ है। कुछ लोग इतिहासकार मानते हैं कि सामंती समाज रहा ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार, आर.एस. शर्मा जैसे लोग भी मानते हैं कि भारत में एक सामंती प्रणाली रही है, लेकिन वो यूरोप की सामंती प्रणाली से अलग तरह की प्रणाली रही है। यहाँ पर ग्रामीण समुदायों का विकास हुआ है। गांव के अंदर ग्रामीण समुदाय जो है, विलेज कम्युनिटीज जो है, उनका विकास हुआ है। और ये विलेज कम्युनिटीज जो है, ये अपनी ही तरह की एक समुदाय है। ये इस विलेज कम्युनिटीज के अंदर जो सामाजिक सिस्टम है, वो वास्तव में जातीय समुदायों से बंधा हुआ है। एक तरह से ये जो गांव है वो जातियों से बंधे हुए हैं, और जातियां जो है वो इस गांव से बंधी हुई हैं। इस तरह के गांव उत्तर भारत के अंदर और दक्षिणी और दूसरे गांव इलाकों के अंदर धीरे धीरे पैदा हुए हैं। ये बात सही है कि सारे गांव एक जैसे नहीं है, कि उनको हम इस तरह से देखें कि हर गांव के अंदर एक जैसे समुदाय नहीं, वो अपनी ही तरह के समुदाय हैं। लेकिन इन गांवों के अंदर जो श्रम विभाजन है वो पूरी तरह से आर्थिक नहीं हो पाता है। जब आर्थिक नहीं हो पाता है श्रम विभाजन, तो या तो पारिवारिक आधार पर रह जाता है, या सामुदायिक आधार पर रह जाता है, या सामाजिक, और कई बार तो बिल्कुल कबीलाई आधार पर ही सब श्रम विभाजन रह जाता है। और इस तरीके से इस समुदाय के अंदर जो परिवर्तन की गति है, वो गति जो है वो सीमित रहती है, और उसमें निरंतरता भी पैदा होती है। कबीलाई पहचान जो है वो पूरी तरह से खत्म नहीं होती, और उस पूरी तरह से खत्म नहीं होती है तो ये जो पेशागत समुदाय हैं गांव के अंदर, आज भी अगर हम गांव को देखते हैं तो उन गांवों के अंदर हम पाते हैं कि कुछ किसानों के घर हैं, एक किसान मोहल्ला है, और उसके अंदर कुछ कारीगरों के घर हैं, कुछ कुछ सेवा करने वाली जातियों के घर हैं, खेत मजदूर जाति जो आज बाद में बनी उनके घर हैं, कोई ब्राह्मण के घर हैं, कोई नाई तेली, इस तरह के घर हैं। और इस तरह का एक समाज जो है वो एक गांव के अंदर हमें दिखाई पड़ता है। और ये जो समुदाय हैं सारे, ये पेशागत, जिसको हम हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन कहते हैं, वंशानुगत व्यवसाय कहते हैं, उससे जुड़े हुए ये पेशे होते हैं। और ये पेशे जो हैं वो उनके अंदर जो व्यक्ति की जो जो उसका सदस्य है वो जन्म से आधारित है। यानी जिस व्यवसाय
है वही वही आपकी पहचान है और वही जन्म से पहचान निर्धारित होती है। इसलिए जाति शब्द जो है वो उसका अर्थ भी संस्कृत में जन धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ जन्म अथवा प्रजाति से लिया जाता है। और ये जो ये जो समुदाय हैं, जातियां, इनके अंदर एक विशेषता पैदा होती है इंडोगेमी की, यानी अपनी ही जाति के अंदर शादी की जो है वो व्यवस्था। हालांकि ऐसा नहीं है कि इतिहास में जातियों से बाहर शादियां नहीं हुई, जाति से बाहर शादियां हुई हैं, लेकिन आमतौर पर उन लोगों को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था और कई बार उनकी अलग अलग और जातियां बन जाती थी। जो बहिष्कृत लोग थे उनकी जातियां भी बन जाती थी। इस तरीके से ये जाति की जो जातियां जो है वो पैदा हुई है, जो विशेष तौर पर इन ग्रामीण समुदायों से जो है वो जिसके अंदर बंधी हुई है, इस तरह की व्यवस्था पैदा हुई है। तो मैं यहाँ जो जिस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि कबीलों के टूटने के बाद जो है जिस तरीके से समाज में वर्ग पैदा होने चाहिए थे, उस रूप में वर्ग नहीं पैदा हुए और बल्कि जो है वो उनसे जो जातियां पैदा हुई हैं या वर्ण पैदा हुए हैं जातियों से पहले, और उनके अंदर कबीलों की जो पहचान है वो बनी रहती है, वो पहचान खत्म नहीं होती है और इस तरीके से वो एक जटिल व्यवस्था के तौर पर बदलते रहते हैं। ये जो जटिल व्यवस्था है, ये एक पिरामिडीय ढांचे की तरह, एक सीढ़ीनुमा ढांचे की तरह समाज का गठन कर देती है और उसके अंदर जो परस्पर संबंध हैं जातियों के, इन समुदायों के समाज में या गांव के समाज में जो परस्पर संबंध हैं, वो संबंध पवित्र और अपवित्र भावों से या फिर उच्च और निम्न भावों से जो है वो निर्धारित होते हैं। और इस तरीके से इस समाज में एक भेदभाव जो है वो अंतर्निहित होता है और सबसे निचले स्तर पे तो इसमें अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत की जो भावना है वो भी बनी रहती है। एक गांव जो समाज में जिस तरह का गांव मैंने आपके सामने बताया है, उस तरह के गांव जो है उसमें अगर कोई जनजाति आकर मिलती है तो उस जनजाति को, अगर वो जनजाति जंगल की जनजाति है, तो उसको तो उस गांव के अंदर आने की अनुमति ही नहीं मिलती है और इस तरीके से वो गांव के बाहर ही जो रहती है और काफी लंबे समय तक बाहर रहते हुए उसे अछूत या बाहरी मान लिया जाता है। गांव के जो लोग हैं वो उससे दूरी बनाकर रखते हैं। इस तरह की स्थिति लगातार बनी रहती है। उसी गांव के अंदर बाद में कोई और जनजाति आती है तो वो भी उससे भी बाहर, पहले वाली जनजाति तो के लोग जो है किसी न किसी काम में लग के समाज का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक नई जनजाति जो आती है उसे फिर गांव से बाहर झोपड़ियां बनाकर रहती हैं और इस तरीके से ये एक विभेदकारी व्यवस्था भी इसके अंदर उभरती रहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इस समाज के ग्रंथ लिखे गए, धार्मिक ग्रंथ लिखे गए, विधि ग्रंथ कहा गया उन्हें उन्हें स्मृति कहा गया, उन्हें संहिता कहा गया। ऐसे ग्रंथों के अंदर जो है इस और जहां समाज की बहुत सारी बातें की गई सामाजिक रूप में, उनके अंदर इस जो भेद और छुआछूत की जो भावना है उसको भी मान्यता दी गई, उसको भी बनाकर रखने पर भी जोर दिया गया। यह कई ग्रंथों के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब सवाल पैदा होता है कि ये ग्रामीण समुदाय जो है वो कब से पैदा होने शुरू हुए, जिसके साथ जुड़कर जातीय समुदाय या उससे पहले वर्ण व्यवस्था जो है वो उस आई, और उसके बाद एक ये सवाल भी पैदा होता है कि वर्ण व्यवस्था जो है उससे आगे जातियां कैसे बढ़ती जाती हैं। तो इन पहले हम इन दो सवालों पर और चर्चा करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शुरुआती जो ग्राम समुदाय हैं वो हमें ऋग्वेद काल के जो अंतिम समय है उस समय में दिखाई देते हैं, उस समय उसकी झलक मिलती है। ऋग्वेद का जो काल है आमतौर पर इतिहासकार उसे
कोई अब से 3500 साल पहले से लेकर लगभग 3000 साल पहले, यानी 1500 ईस्वी पूर्व बीसी से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व बीसी तक इस पीरियड को माना जाता है। आर्य जो है वो सब सिंधु प्रदेश में रह रहे हैं। आज का जो पंजाब है, 5 नदियों का प्रदेश, ये पहले सप्त सिंधु कहलाता था प्राचीन काल में। इस काल के यहाँ पर आर्य रह रहे हैं। आर्य जो है वो जनजातीय समाज है, और जनजातीय समाज जो है वो एक अपने लेवल पर एक आंतरिक, एक सतही विभाजन के साथ, जो आमतौर पर ऐसे कबीलों में होता है, वो उस तरह का विभाजन, श्रम का विभाजन उनमें रहा होगा, जैसा ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो विद्वान जो बताते हैं। इस ऋग्वेद के अंदर जो इस ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, 10 वॉल्यूम्स हैं, और उनके अंदर जो 10वां वॉल्यूम है, जिसको विद्वान ये मानते हैं कि ये कंपैरेटिवली काफी बाद में लिखा गया है, लास्ट में लिखा गया है, उसके अंदर हमें चतुर्वर्णीय विचार के रूप में वर्ण शब्द का पता चलता है। वैसे ऋग्वेद में कोई 23 बार टाइम्स जो है वो वर्ण शब्द आया है, लेकिन उस वर्ण का अर्थ अलग अलग है, कहीं रंग है, कुछ और है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि जो चातुर्वर्णीय रूप के अंदर जो शब्द है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में यूज हुआ है। ब्राह्मणों से मुख मासीद बाहु राजन्य कृत है उरु तदस्य यदवेश्य पदम भ्याम शूद्रो अजायत है। ये एक मंत्र जो है वो 10वें मंडल में मिलता है। इसमें जो कहा गया है वो यह है, इसमें जो उभर के जो बात आती है वो ये है कि आदि पुरुष जो है उसको देवताओं ने 4 भागों में बांटा, और ये 4 भाग जो है उसमें सबसे ऊपर जो है ब्राह्मण है, जो मुख से, जो मस्तिष्क से, जिसका साथ सादृश्य किया गया, जोड़ा गया। इसी तरीके से जो क्षत्रिय है उसको बाजुओं से, बाहों से, और जो वैश्य है उसको उरु या जांघों से के सादृश्य बताया गया, आदि पुरुष यानी ब्रह्मा जी के। इस तरीके से एक आर्यों के अंदर उभरता हुआ सामाजिक वर्गीकरण जो है वो इस मंत्र के माध्यम से उभरता है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जो इसके अंदर शूद्र हैं उसको ये बताया गया है कि वो पांव से उत्पन्न हुए हैं, वो उसके सादृश्य में बताकर पांव से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। ये उनकी व्याख्या है। तो अगर पांव से उत्पन्न हुए हैं तो उसका एक लाक्षणिक अर्थ भी निकलता है, और वो ये है कि वो ऊपर वाले 3 वर्ण जो हैं उनकी सेवा करने के लिए, उनकी ताबेदारी के लिए उस वर्ण को देखा गया है। इस तरीके से ये जो मंत्र है उसने कई तरह की भूमिका निभाई। पहली बात तो यह है कि इसने एक समाज के अंदर जो एक विचारधारा की भूमिका होती है उसकी शुरुआत यहाँ से होती है, और वो विचारधारा जो है उसके अंदर एक धार्मिक उसकी व्याख्या भी है। और तीसरी बात यह है कि उसके अंदर एक सीढ़ीनुमा समाज की व्याख्या है, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, इस तरीके से उसकी व्याख्या की गई है, जिसमें सबसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो श्रेष्ठ भाव पैदा होता जाता है। इस तरीके से ये जो ऋग्वेद काल के अंदर ये व्याख्या जो है वो सामने आई। ये कौन सा समय है? ऋग्वेद काल से पहले भारत के अंदर हड़प्पा का पीरियड रहा है, आप सब लोग जानते भी हैं। हड़प्पा काल के अंदर सामाजिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में एग्जैक्ट कह पाना मुश्किल है, क्योंकि उस समय का कोई साहित्य नहीं है, और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर जिस तरीके से कुछ विद्वान कहते हैं वो अलग अलग अनुमान लगाए जाते हैं, अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं, लेकिन साहित्य नहीं है। यहाँ से हमें एक सामाजिक वर्गीकरण का पता चलता है। इसके साथ साथ
आर्य और गैर आर्य जो लोग रहे हैं उनके बीच भी ऋग्वेद में एक भेद जो है वो सामने नजर आता है। लेकिन ये जो व्याख्या है ये किस समय आ रही है? ये 10वें मंडल में आ रही है, तो इसका मतलब है कि आर्य लोग यहाँ के लोगों के साथ जो है वो विलय की प्रक्रिया से, सैकड़ों सालों की विलय की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और वो पशु चारक से धीरे धीरे खेती के अंदर आ रहे हैं और जंगल साफ कर रहे हैं और जंगल साफ करके खेती योग्य जमीनें निकाली जा रही हैं और इस तरीके से इनके अंदर जो वैश्य हैं, विष हैं, विष से वैश्य शब्द आया है और शूद्र शब्द कोई एक उत्तर पश्चिम इलाके के अंदर कबीला था और उस कबीले को ही निम्न माना जाता था, संभवतः उसी से ही शूद्र शब्द लिया गया है। लेकिन वैश्य शब्द जो है वो विष से लिया गया है और विष जो है वो आर्य जनों के अंदर जो मुख्य लोग हैं, आम लोग हैं, जो पशुचारक हैं, उनसे लिया गया है। तो ये जो पशुचारक लोग हैं ये धीरे धीरे खेती के अंदर आ रहे हैं और कृषि योग्य जमीनें निकाल रहे हैं। आमतौर पर ये लोग जो है वो सामूहिक तौर पर ये काम कर रहे हैं और इस सामूहिक तौर पर जब ये काम कर रहे हैं तो अपने घरेलू नौकर चाकर जो हैं उनसे भी ये काम ले रहे हैं। वो घरेलू नौकर चाकर जो है वो शूद्र हैं, उनको शूद्र माना गया है। इसके अलावा और भी जो दस्तकारी का काम करने वाले हैं, कोई गुलाम हैं या और निचले स्तर के काम करने वाले, उनको भी शूद्रों की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। आमतौर पर इनमें से गैर आर्यन भी बहुत सारे हैं। इसलिए प्रोफेसर रोमिला थापर जो है इसको ये भी कहती है कि जो शूद्र है वो एक साथ वर्ण भी है और वर्ग भी है। इस रूप में भी उन्होंने इसकी व्याख्या की है। खैर जो शूद्र हैं उनकी मदद से जो वैश्य हैं, मुख्य तौर पर जो वैश्य किसान हैं, वो जो है वो खेती का काम कर रहे हैं। उत्तर वैदिक काल जो है वो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से लेके और कोई 600 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है, यानी ऋग्वेद का बाद का काल जो है। इस काल के अंदर आर्य जो है उनका उत्तर प्रदेश, बिहार के इलाके जो हैं उनकी तरफ विस्तार हुए हैं और खास करके जंगल साफ करके खेती जो है उसका विस्तार हुआ। और इसी पीरियड के अंदर जो है लौह उपकरण यानी लोहे का आविष्कार और उससे कृषि उपकरण जो है वो बनाए जाने लगे। इससे कृषि का विस्तार और ज्यादा संभव हुआ। अग्नि का उपयोग करते हुए और कृषि के अंदर लोहे के औजारों का उपयोग करते हुए खेती का विस्तार इस क्षेत्र में हो रहा है। ये जो खेती का विस्तार है यह केवल आर्थिक नहीं रह सकता था। इसने जो आर्यन जन थे उनके अंदर जो श्रम विभाजन की प्रक्रिया है उसको और तेज कर दिया और इस प्रक्रिया के साथ साथ राज्य बढ़ने की प्रक्रिया सामने आती है। राज्य बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो उसके अंदर जो राजन है, यानी वो राजन जो ऋग्वेद काल के अंदर एक कबीले का मुखिया तक था, अब वह धीरे धीरे शासक बनने लगा है और पुरोहित जो है वह भी शक्तिशाली होने लगा है। राजन जो है उसके जो सैनिक हैं वो शक्तिशाली होने लगे हैं और इस तरीके से राजन, पुरोहित ये एक राज परिवारों के साथ उभरता हुआ एक नया समाज पैदा होने लगा। और इस तरीके से भारत के इतिहास में इस काल में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। टेरिटोरियल स्टेट, राज्यों का उदय जो है हम कह सकते हैं। ये जो राज्यों का उदय है ऋग्वेद के बाद के जो साहित्य है उसके अंदर इन्हें जनपद कहा गया है। एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे कि ऋग्वेद के अंदर कहीं भी आपको जनपद शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन जन शब्द मिलता है। जन शब्द जो है उसका तो करीब 27 बार इसका उपयोग किया गया है, लेकिन जनपद शब्द नहीं है। इतिहासकार ये बताते हैं कि जनपद का अर्थ है जन ने जहां पांव रख लिए, जहां पांव जमा लिए। इस तरीके से जनपद जो है उसका अर्थ है कि क्षेत्रीय राज्यों का विकास हुआ।
इससे ये पहले कबीलाई राज्य थे। और माफ जो कीजिएगा, कबीलाई माफ कीजिएगा, मैं बीच में इंटरफेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा ना टाइम पीरियड को आप थोड़ा सा प्लीज बता दीजिए, क्योंकि टाइम पीरियड थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। जैसे आपने बताया कि ऋग्वेद का 10वां मंडल जब शुरू होता है, आता है, लिखा जाता है, तो वो टाइम पीरियड कौन सा है? और जब ये अगली जो बात कही, टाइम पीरियड को थोड़ा सा अगर आप मेंशन करें तो शायद हमारे लिए बेहतर गौरव जी, होगा। हाँ जी गौरव गौरव जी, अ, आप ये सवालों में पूछ लीजिए, क्योंकि जी जी। आपने ये बीच में टोक दिया तो फिर दूसरे भी शुरू हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, तो माफ कीजिए, तभी मैंने कहा कि माफ हाँ कीजिएगा मुझे। हाँ हाँ ठीक। जो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, जो विद्वान मानते हैं, वो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व, यानी अब से लगभग कोई 3000 साल पहले इसकी रचना हुई है। और यही वो समय है जिसमें आर्यन लोग जो है वो खेती की तरफ जा रहे हैं, और खेती की तरफ जाते हुए उनके अंदर जो विभाजन था, जो पशुचारक समाज का विभाजन है, वो और ज्यादा शार्प होता हुआ नजर आता है। और जो पहले कबीले के मुखिया राजन हैं, वो अब राज्य के मुखिया बनने लगे हैं, यानी जनपद पैदा होने लगे हैं। और जनपद का अर्थ है जन ने, यानी कबीला जहां पर बस गया है और एक क्षेत्र का मालिक बन गया है। और इस तरीके से वैश्य किसान जो है, उनके श्रम से, या जो शूद्र जो है उनके साथ लगे हुए, उनके श्रम से एक एक राज्य व्यवस्था जो है उभर रही है। और इन वैश्य किसानों का जो सरप्लस है, जो 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 अतिरिक्त उत्पादन है, उससे जनपद पैदा हो रहे हैं। जब जनपद पैदा हो रहे हैं तो धर्म जो है वो भी उसकी भूमिका बदल रही है। और धर्म के माध्यम से जो राजा है वो अपनी हैसियत जो है वो शासक के रूप में ग्रहण कर रहा है। चाहे वो अश्वमेध यज्ञ की बात हो, चाहे दूसरे जो वाजपेयी यज्ञ है, वो पहले सिंपल यज्ञ हुआ करते थे, कभी वो सिंपल नहीं रह गए हैं, बल्कि अब उन यज्ञों के माध्यम से भी राजा जो है वो शक्ति ग्रहण कर रहा है। और इस तरीके से राजा और उसके पुरोहित जो है वो दोनों ही शक्तिशाली होते जा रहे हैं। इस तरीके से जन से जनपद बन रहे हैं। ये 200-300 साल का समय है। अगले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, लगभग 2600 साल पहले आज से, अगुंतर निकाय एक ग्रंथ है, उसके अंदर हमें 16 महाजनपदों का पता चलता है। यानी जन से जनपद और जनपद से बड़े राज्य बन गए हैं, और उन बड़े राज्यों को महाजनपद का नाम दिया गया है। हम इन महाजनपदों का जो इतिहास जानते हैं, जो जो भी हम में से वो जानते हैं कि इनके अंदर सबसे शक्तिशाली अगर कोई बना तो वो मगध साम्राज्य बना था। क्योंकि मगध साम्राज्य इसलिए शक्तिशाली बना कि ये बिहार के उस इलाके के अंदर विकसित हुआ जिस इलाके के अंदर लोहे की खानें थी, और इसलिए इसके पास लोहा जो है वो उसके औजार बनाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा हुई। ये जो इलाका है यूपी और बिहार का इलाका, ये सबसे उपजाऊ इलाका तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ इसके पास लोहा था। इसलिए मगध साम्राज्य, हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे पहले कोई साम्राज्य पैदा हुआ है तो वो मगध साम्राज्य है। और यही मगध साम्राज्य मौर्यों के काल में विकसित होता हुआ लगभग लगभग इस पूरे उपमहाद्वीप के अंदर ही इसका विस्तार हो गया। आप जानते हैं कौटिल्य और उसके शिष्य जो है चंद्रगुप्त ने इसका मगध को एक बड़ा साम्राज्य बनाया। उसके बेटे बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने जो है इसको और विकसित किया। और अशोक के समय तो ये जो है कर्नाटक तक फैल गया था। कर्नाटक से नीचे कुछ ही इलाका ऐसा था जिसके अंदर शायद ये नहीं गया। उसका कारण यह है कि कर्नाटक के अंदर सोने की खानें थी, जिसके लिए यह साम्राज्य उस लेवल तक फैला था। इस तरीके से अगर हम प्राचीन इतिहास को देखते हैं तो जन से जनपद बने हैं, जनपद से महाजनपद बने हैं, और महाजनपदों से मगध साम्राज्य बना है। और मगध के बाद अशोक का एक साम्राज्य बना जो अपने शिखर पर पहुंच गया था। और इस तरीके से ये राजनीतिक प्रक्रिया और आर्थिक प्रक्रिया है। इस राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रिया को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इस दौरान एक सीमा तक भारत के अंदर जो 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 जिसको हम कहेंगे गुलामी जो है वो भी उभर के आती है।
कारण यह था कि जो जो राज्य पैदा हो रहे थे, इस राज्यों के साथ राज्यों की मांग बढ़ रही थी। पहले ऋग्वेद के काल में जो है वो राजन को कुछ भेंट देते थे, कुछ एक जो है उसे उपहार देते थे अपनी इच्छा से लोग जो है। लेकिन इस समय आके एक 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 भूमिकर जो है वो नियमित हो गया, और नियमित भूमिकर को भाग शब्द से पुकारा गया है। तो ये भाग है वो नियमित रूप से लिया जाने लगा, और इससे भी जब राज्य की जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी, तो युद्ध बंदियों को कृषि कार्यों के लिए लगाया जाता था। और जब राज्यों का विस्तार होता था, तो बहुत सारी जनजातियां जो है जंगल के अंदर रहने वाले जो लोग थे, उनको जबरदस्ती उन पर आक्रमण करके उनको पकड़ा जाता था, उनके इलाकों पर कब्जा होता था, और उन जनजातियों के लोगों को जो है वो कृषि कार्यों के लिए लगाया जाता, खेती करने के लिए लगाया जाता था। एक मशहूर तथ्य है कि जब अशोक ने कलिंग पर अधिकार किया, तो लाखों लोग मारे गए थे, और करीब 1.5 लाख लोग जो हैं वो कलिंग के क्षेत्र से पकड़कर उत्तर भारत के अंदर जो है उन्हें खेती करने के लिए लगाया गया, जंगल तोड़ने के लिए लगाया गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि एक स्टेट एग्रीकल्चर फार्म जो है, राज्य की देखरेख में जो है वो फार्म उभर के आते हैं, और इस तरीके से इन फार्मों के ऊपर अधिकारी नियुक्त किए गए। उन अधिकारियों को सीताध्यक्ष कहा जाता था। सीता शब्द जो है हम जानते हैं, जानकी राजा की बेटी, आप जानते हैं, सीता जो है कहा गया है राम की धर्मपत्नी। तो सीता शब्द जो है वो खूड से लिया गया है, और इसी तरीके से यहाँ पर जो सुपरवाइजर्स लगाए गए थे इन फार्मों पे, उनको सीता अध्यक्ष कहा गया। इस तरीके से एक राज्य गुलाम संबंध जो है वो समाज के उभर के आते हैं। ये एक तरह की गुलामी का रूप तो जरूर है। प्रोडक्शन नहीं है, ये अंतर किया है इतिहासकारों ने। राज्य एक गुलामी के राज्य और गुलामी का संबंध उभरा है, लेकिन ये स्लेवरी मोड ऑफ प्रोडक्शन जिसकी हम बात करते हैं वो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो संबंध हैं वो गुलाम और मालिकों के समाज में संबंध स्थापित नहीं हुए, राज्य के और गुलामों के हुए हैं एक सीमा तक। लेकिन यह जो संबंध है ये भारत के इतिहास में परमानेंट नहीं रह सके। धीरे धीरे जिन ये जो युद्ध बंदियों को किसान के रूप में लगाया गया, ये अर्धदास जो हैं ये धीरे धीरे इनके गांव ग्रामीण समुदायों में ही बदल गए। जिस तरह से वेश किसानों के ग्रामीण समुदाय थे, धीरे धीरे ये भी ग्रामीण समुदायों के अंदर बदलते चले गए। इतिहासकार ये मानते हैं कि अशोक के साम्राज्य के बाद लगभग 1 शताब्दी के अंदर ही यह जो संबंध कायम हुए थे ये खत्म हो गए, और उसके बाद जो है ग्रामीण समुदायों के अंदर बदल गए हैं। इस तरीके से राज्यों को भी लगातार उस तरह की व्यवस्था को बनाकर रखने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं बनाकर जरूरत पड़ी? क्योंकि राज्यों का जो मूल स्वार्थ है वो बिना सीताध्यक्ष लगाए हुए भी, अगर स्टेट फार्म बिना बनाए हुए भी अगर राज्यों के स्वार्थ पूरे होते हों तो वो संबंध नहीं कायम होंगे, क्योंकि वो सामाजिक संबंध उस तरीके से बने ही नहीं थे। वो जबरदस्ती कुछ समय के लिए संबंध उभरे राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, और इस तरीके से जो जिन अर्धदासों से वो किसानों के गांव बने, वो भी आर्यन वैश्य कबीलों के जो गांव थे उन्हीं की तरह ही वो काम करने लगे, और इस प्रकार जो है वो गांव की जो व्यवस्था है, ग्रामीण व्यवस्था जो है वही उभर के सामने आती है। ये जो आर्थिक और राजनीतिक विकास क्रम है जिसकी अभी तक हमने चर्चा की है, यही विकास क्रम जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास इसी में से पैदा हो रहा है। यानी इसी के अंदर से वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था से आगे इसी में से ही जाति की व्यवस्था भी उभर के सामने आ रही है। ये एक पूरे सामाजिक विकास की प्रक्रिया है जिसको समझने की जरूरत है।
वर्ण व्यवस्था जैसा मैंने आपको बताया था कि इसकी पहली झलक जो है वो ऋग्वेद के उस मंत्र में मिलती है जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उस समय तक इसका ज्यादा शाब्दिक महत्व भी ज्यादा था। उस तक वर्ण व्यवस्था को ठोस रूप न होने का अर्थ यह होता है कि ब्राह्मण का बेटा जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ही बने, या जरूरी नहीं है कि क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही बने। वो श्रम के विस्तार की और श्रम के जो श्रम विभाजन की प्रक्रिया शुरुआती दौर था, लेकिन जो जो ये समाज आगे बढ़ा, खेती का विस्तार हुआ, राज्य व्यवस्था पैदा हुई, तो इसके साथ ये वर्ण व्यवस्था का विचार। डॉक्टर साहब आपकी आवाज थोड़ी कम हो गई है, मतलब डाउन हो गई है, थोड़ी सी आवाज देखिए कहीं तेज करके। ओके आ रही है लेकिन धीमी हो गई है पहले से काफी। एक मिनट में थोड़ा सा कहीं नीचे से आवाज। थैंक यू। ये जो वर्ण व्यवस्था है ठोस होती चली गई विकास क्रम के साथ। ठोस होने का मतलब है कि जो उस जमाने के अंदर ग्रंथ लिखे जा रहे थे, जिनको ब्राह्मणीय ग्रंथ कहा गया है, उन ग्रंथों के अंदर इस वर्ण व्यवस्था को एक वर्ण धर्म का नाम दे दिया गया। यानी जिस वर्ण के अंदर जिसका जन्म हुआ है वो वही काम करेगा। यानी यह अधिकाधिक जन्म आधारित होती चली गई, और इसके अंदर जो आंतर विवाह की प्रणाली है वो भी और ठोस होती चली गई। इस तरीके से अगर कोई वर्ण के अलावा दूसरा काम करता है तो उसको मान्यता नहीं थी समाज के अंदर, जो है उसको धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता नहीं थी, और ग्रंथ इस बात पर जोर देते थे कि जो जिस वर्ण में पैदा होता है उसको वही काम करना चाहिए। इस तरीके से ये विचारधारा एक ठोस रूप लेती हुई चली गई। जितना विचारधारा ठोस होती है उतना ही वह एक भौतिक शक्ति की तरह काम करने लगती है, और इसका कारण था कि जो समाज में परिवर्तन है वो धीमी गति से थे, और जितनी धीमी गति से परिवर्तन होते हैं उतने ही विचार संस्कारों के रूप में ठोस होते चले जाते हैं, और साथ में जो राज्य के अंदर उभरते हुए वर्गीय जो उसके स्वार्थ हैं वो इस व्यवस्था को बनाए रखने पर जोर देने लगते हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि धीरे धीरे कोई 5वीं 6ठी शताब्दियों तक आते आते ये वर्ण व्यवस्था एक ठोस पिरामिडीय रूप के अंदर नजर आती है, और पेशागत समुदाय जो हैं वो इसके अंदर बढ़ते भी चले जा रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को मैं इस पूरे लेक्चर के सार के रूप में बताना चाहूंगा आगे चल के, कि इसके अंदर एसिमिलेशन हो रहा है, यानी कबीलों का विलय जो है समाज के अंदर निरंतर चल रहा है, और दूसरा इसके अंदर कबीले जो इस समाज के अंदर जुड़ रहे हैं उसके अंदर विखंडन की प्रक्रिया, यानी कबीलों के अंदर श्रम विभाजन की प्रक्रिया भी चलती है, और इस प्रक्रिया के दौरान एक तीसरी प्रवृत्ति जन्म लेती रहती है, वो है विकर्षण की प्रक्रिया। विकर्षण डिस्ट्रैक्शन की प्रक्रिया, यानी भेदभाव की प्रक्रिया जो है वो भी इसके अंदर जन्म ले रही है। इस डॉक्टर साहब तरीके से आवाज नहीं ठीक आपकी, थोड़ी बहुत लो आ रही है, कहीं देखिए माइक पे ना कहीं कोई गड़बड़ होगी, थोड़ा समझने में हाँ जी। थैंक यू सर। आप ना ऐसा कीजिए एक बारी, सर 1 मिनट इसको बंद करिए। सर एक बारी ना लीव कीजिए इनको, पापा जी आप एक बार लीव कीजिए और दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। हेलो, हाँ जी अब ठीक है, अब ठीक है। ओके।
इसको तो मैं जिस विषय को रख रहा था ये चल रहा अभी कि भारत का जो ये समाज का जो विकास क्रम है प्राचीन भारत में, इसमें विलय, विखंडन और विकर्षण की प्रक्रिया चल रही थी और इससे समाज का निर्माण हो रहा था। लेकिन खास बात यह थी कि जो विखंडन है भारतीय समाज में, यानी श्रम का विभाजन जो है वो पूर्ण नहीं होता है, विखंडन पूर्ण नहीं होता। इसको इनकम्प्लीट डीट्राइबलाइजेशन कहा गया है। इनकम्प्लीट डीट्राइबलाइजेशन यानी कबीलों का अपूर्णीय विभाजन या विखंडन। इस कारण से जो इसमें पेशागत समुदाय पैदा होते हैं और पेशागत समुदाय के साथ साथ जो है वो कबीले के जो गुण हैं, कबीले के जो उसकी समानता की भावना है या उसकी रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, वो इस ये पेशागत समुदाय हैं उनके अंदर बनी रहती है। पेशागत समुदाय का मतलब है जो जातियां हैं उनके अंदर बनी रहती हैं। और ये जो जातियां हैं ये वर्ण की कैटेगरीज में ही पैदा हो रही थी। एक तरफ तो वर्ण जो है वो ठोस होता हुआ अपनी विचारधारा अपने शिखर पे पहुंचती हैं और जितनी ज्यादा ये संरचना शिखर की तरफ जा रही हैं उतना ही उस वर्ण का जो खोल है उसमें से जातियां बाहर आने लगती हैं। और ये जो जातियों का बाहर आने की जो परंपरा है ईसवी सन से कोई 3 सदी पहले ही, 3 से 4 सदी पहले ही ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, जिसमें हम देखते हैं कि वर्ण जो हैं वो एक कैटेगरीज बन गए थे। जैसे आज कैटेगरी कहते हैं हम, ये जनरल कैटेगरी है, ये एससी है या बीसी है, इस तरह की कैटेगरीज हैं। तो जो वर्ण है वो एक कोटीज बन के रह गए। ब्राह्मण एक कोटि है, क्षत्रिय एक कोटि है, वैश्य एक कोटि है, शूद्र एक कोटि है। इस तरीके से इन चारों वर्णों के अंदर जो है वो बहुत सारे समुदाय जो है आ गए हैं और ये ज्यादातर जो हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन पर आधारित हैं। और जब ये जितने ज्यादा ये बढ़ते गए हैं अब इनको वर्ण की कैटेगरी में रख पाना मुश्किल हो रहा है। ये नहीं रख पा रहे हैं तो वर्ण व्यवस्था हिलने लगी है, टूटने लगी है। और वर्ण व्यवस्था जो है जब टूटने लगी है तब स्मृति ग्रंथों के अंदर यह कहा गया कि कलयुग आ गया है और इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्मृति ग्रंथों में कठोर सामाजिक विधि विधानों पर जोर दिया जाने लगा है, जो आमतौर पर जो है जिनको कोट किया जाता है। इस तरीके से वर्ण बिखरने लगे हैं और बिखरते हुए वर्णों के अंदर से जातियां जो हैं उनकी पहचान उभरने लगी हैं। ये सबसे ज्यादा जो वर्ण को, शूद्र वर्ण के बिखरने से सबसे ज्यादा जातियां बनी है, लेकिन वर्ण चारों ही बिखरने शुरू हो गए थे। और इन वर्णों के बिखरने का जो कारण है वो ये है कि एक तो ये जो समाज है इसका विस्तार बहुत दूर तक जा रहा है। उन इलाकों के अंदर भी सामाजिक विकास क्रम चल रहा है जहां आर्यों का प्रभाव तो पहुंचा है, लेकिन आर्य वहां डोमिनेट नहीं कर रहे हैं। आर्य जो राज्य हैं जैसे बिहार और उनसे आगे कोई इलाका है। इसके अलावा बहुत सारी जनजातियां जो है इसके अंदर शामिल हुई हैं और वो जातियों को रूप ले रही हैं। बाहर से आने वाले, खास करके मौर्यों के बाद का जो काल है, उत्तर मौर्य काल जिसको कहते हैं, उसके अंदर विदेशी आक्रांता बहुत भारत के अंदर आए हैं और वो भी किसी न किसी समुदाय के रूप में भारतीय समाज के अंदर समाहित हो रहे हैं। इस तरीके से समाज का विस्तार हो रहा है, आर्थिक तौर के ऊपर भी और सामाजिक तौर के ऊपर भी। इस विस्तार के कारण जो वर्ण हैं वो बिखरने लगे हैं। ब्राह्मण फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्राह्मण जो हैं ऋग्वेद के अंदर जो है वो 16 तरह के पुरोहित हुआ करते थे, जिनमें से एक ही ब्राह्मण कहलाते थे पहले।
लेकिन बाद में सभी अपने आप को ब्राह्मण कहलाने लगे, क्योंकि ब्राह्मण में श्रेष्ठ भाव निहित था। और जो बाद के काल में बहुत सारी जनजातियों के जो पुरोहित थे वो भी अपने आप को ब्राह्मण कहने लगे। लेकिन आर्य ब्राह्मण जो है वो उन ब्राह्मणों को ब्राह्मण मानने के लिए तैयार नहीं है, या उनको नीचा ब्राह्मण मानेंगे। ब्राह्मण अपने आप को वंश से जोड़कर देखने लगे, ऋषि वंशों से जोड़कर अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे। या वो ब्राह्मण जो राज पुरोहित थे वो अपने आप को और ज्यादा उच्च ब्राह्मण मानने लगे, और जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे उनको और नीचा देखने लगे। इस तरीके से ब्राह्मण कैटेगरी जो है वो हालांकि ब्राह्मण ही कहलाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी भेदभाव निहित होते चले गए। इसी तरह से इस क्षत्रिय जो है उसके अंदर भी यही स्थिति पैदा हुई कि जो वैदिक क्षत्रिय हैं उनको कई जगह राजन्य लिखा गया है। वो जो राजन्य है वो वैदिक जनजातियों में से जो क्षत्रिय बने श्रम विभाजन से, वो क्षत्रिय कहलाते हैं। बहुत सारे इस काल के अंदर जो विदेशी आए और तलवार के धनी हैं उनको शूद्र कौन कहेगा, उनको वो भी अपने आप को जो है वो क्षत्रिय के रूप में स्थापित करते हैं। तो वो उन क्षत्रियों से और वैदिक जनजातियों से बने क्षत्रियों के बीच भी कहीं ना कहीं भेद जो है नजर आते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे कबीले जो हैं वो राज्यों के रूप में सामने आए, और वहां पर जो राजा है, जो आर्यन कबीले नहीं है, वो राजा और उसके जो सैनिक हैं वो भी क्षत्रिय रूप में अपनी पहचान बनाते हैं। जबकि वैदिक आर्य अपने आप को अलग, वैदिक क्षत्रिय अपने आप को अलग पहचान। इस तरीके से क्षत्रियों के अंदर भी पहचान, और क्षत्रियों और ब्राह्मणों के बीच में भी श्रेष्ठ भाव को लेकर जो एक संघर्ष है वो भी, उसकी झलक भी कई जगह देखने को मिलती है। परशुराम का एग्जाम्पल आप सब लोगों के सामने है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह वैश्य जो है उनके अंदर आगे श्रम विभाजन होता है। वैश्य किसान जो है उनमें से अमीर किसान जो है वो धीरे धीरे जो है वो व्यापारी बनते चले जाते हैं, उनका पेशा बदलता चला जाता है। कुछ वैश्य जो है वो अभी भी उस पेशे में रह जाते हैं, उनके बीच में भी भेद जो है उभरता चला जाता है। गृहपति कहलाते हैं जो बड़े किसान बने, और सेठी गृहपति कहलाते हैं जो व्यापारी बन गए थे। इस तरीके से पुराने जो व्यापारी थे उस काल के, जो सिंधु घाटी सभ्यता के, उनके बीच, नयों के बीच, इसमें भी भेद उभर के आते हैं। शूद्र सबसे ज्यादा, जिसके अंदर सैकड़ों किस्म के काम करने वाले लोग थे, उनका जो बिखराव हुआ तो उससे अनेक जातियां जो है उनकी पहचान बढ़ती चली गई। किसान जो है उनको शूद्र कहा गया, दस्तकारों को शूद्र कहा गया, और बहुत सारे और जनजातियां जो है वो इस समाज के साथ जुड़ी तो उनको भी शूद्र कहा गया। लेकिन जब किसान, दस्तकार और दूसरे इसके अंदर जुड़ते गए तो उसके अंदर भी जो पहचान है, विभेद जो है वो उभरता चला गया। और हम ग्रंथों में पाते हैं कि शूद्र जो है, कुछ ग्रंथों के अंदर बताया गया कि निर्वसित शूद्र, जो बहिष्कृत शूद्र हैं उनको कहा गया निर्वसित, और जो अनिर्वसित शूद्र वो शूद्र हैं जो बहिष्कृत नहीं है, जिनको गांव से बाहर नहीं रखा जाता है। जिनको बहिष्कृत शूद्र कहा गया उनको अति शूद्र के रूप में पंचम वर्ण के तौर पर भी कुछ लोगों ने कहा कि ये पंचम वर्ण है। अभी तक 4 वर्णों के अंदर समाज को देखा जा रहा था, अब पंचम वर्ण के अंदर समाज को देखा जाने लगा। खास करके जब समाज के अंदर सामंती प्रथा जो है वो गुप्त काल और उसके बाद के काल में जब मजबूत हुई है, तो उसके अंदर ये जो बिखराव है ये सामने आता चला गया। ग्रंथों की अगर हम बात करें तो आगे चलकर ऐसा लगता है कि वर्ण की व्यवस्था जो है एक सैद्धांतिक खोल बनकर रह गई, जाति की एक विचारधारा बनकर रह गई, लेकिन जो ठोस रूप था वो जातियों के रूप में सामने आता चला गया। वराह मिहिर की बृहत संहिता है, उसमें तो चातुर्वर्ण के रूप में कभी जाति का शब्द यूज किया गया है, कभी वर्ण का शब्द यूज किया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति है, उसमें जाति और वर्ण में भेद किया गया है। सबसे पहले जाति शब्द जो है वो निरुक्त में मिलता है। निरुक्त एक ग्रंथ है, उसमें एक शब्द आया है शूद्र जाति महिला, लेकिन यहां पर इसका जो शाब्दिक भाव है वो जनजाति के रूप में ही सामने आता है। शायद वह जाति के रूप में नहीं बल्कि जनजाति के रूप में
सामने है। लेकिन पाणिनि की अष्टाध्यायी में शूद्रों में भेद साफ साफ नजर आता है। निर्वसित और अनिर्वसित शूद्र कहा गया है। पतंजलि की महाभाष्य में भी शूद्र और अछूत शूद्र जो है उसका भाव जो है वो सामने आता है। दो हिस्सों में बटे हुए नजर आते हैं। मनुस्मृति के अंदर जो है अस्पृश्य जातियों को शहर और गांव से बाहर रहने की बात कही गई है। मार्कंडेय पुराण में जो है वो अछूत जो है वो दिख जाए तो भी जो पवित्र हैं उनको स्नान आदि करके धार्मिक कृत्यों से अपने आप को शुद्ध करने की बात सामने आती है। अन्य भी कई ग्रंथ है बृहस्पति वगैरह के, उसमें शूद्र को ब्राह्मण से दूरी बनाकर रखना चाहिए। इस तरह की बातें जो है इसमें इनमें देखने को मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक जो वर्ण है उस वर्ण से बाहर निकलकर जातीय पहचान जो है वो मजबूत होती चली गई और इस प्रकार ये व्यवस्था जो है वो जातियों के रूप में सामने आई। और खास करके जब भारत में सामंती समाज का विकास हुआ है, वो सामंती समाज वैसा नहीं है। सामंती समाज का मतलब है कि जो ग्रामीण समुदायों का विकास हुआ है उसमें ये पहचान और मजबूत होती चली गई है। इस समाज की जो विचारधारा है, वो जाति आधारित समाज की जो विचारधारा है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। ये विचारधारा बहुत सशक्त रूप में सामने आती है। मैंने पहले जिस तरह से आपके सामने जिक्र किया है कि जब समाज में गति यानी समाज में परिवर्तन धीमा होता है और उसमें निरंतरता अधिक होती है, तो ऐसे समाज के अंदर विचारों की भूमिका जो है, विचारधारा की भूमिका जो है वो बढ़ जाती है। वो विचारधारा एक तरह से मेटीरियल फोर्स की तरह ही काम करने लगती है और यह विचारधारा यहाँ पर मजबूत हुई है। इस विचारधारा का जो केंद्रीय पक्ष है वो कर्म दर्शन है। यहाँ समाज को हर समय गुलामों की तरह, गुलाम जो हैं उस रूप में बनाकर रखने की जरूरत नहीं है। यानी उनके ऊपर अधिकारी और हंटर की जरूरत की बजाय एक वैचारिक दर्शन की जरूरत ज्यादा महसूस हुई। सामाजिक विकास में सामाजिक दर्शनों का विकास यहाँ पर हुआ और ये विकास का केंद्र बिंदु जो है वो कर्म दर्शन है इस समाज का। क्योंकि हरेक जाति में और हरेक वर्ण को ये लगातार एक विचार दिया गया कि जिसमें आप पैदा हुए हैं वही आपने कर्म करना है। कर्म जो है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ का केंद्रीय ग्रंथ जो है वो भी भागवत गीता बना। हम देखते हैं कि दुनिया की किसी और देश के अंदर इस तरह का ग्रंथ जो है वो पैदा नहीं हुआ जिस तरह का उपदेश यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने भागवत गीता के अंदर दिया। ये जो है एक तरह से ज्ञान और कर्म का एक सर्वोत्कृष्ट योग दर्शन है। एक तरफ इसके अंदर परम शक्ति का वो ज्ञान है जो समष्टि दर्शन देता है, जो पूरी सृष्टि का दर्शन देता है और उस सृष्टि के दर्शन में यह कहा जाता है कि वो जो परम विचार है, परम जो ईश्वर है वो पूरी सृष्टि के अंदर समाया हुआ है, वो हर जीव के अंदर समाया हुआ है, वो जीवात्माओं के रूप में हर जीव में, हर मनुष्य के अंदर है। और दूसरी तरफ यह कहा गया कि हर एक को अपना अपना कर्म करना चाहिए। इस तरीके से यह जो वेदांत दर्शन है ये एक सामाजिक दर्शन का रूप धारण करता है और यह एक किस्म से जो भागवत गीता है वो सिद्धांत और व्यवहार यानी थियरी एंड प्रैक्टिस का डायलेक्टिक्स है। इसमें कर्म संशय को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। आप जिस वर्ण में पैदा हुए हो वो आपने काम करना है, उसके जो फल है, उसका जो भविष्य है उसको देखने की जरूरत नहीं है। वो तो जो होना है वो पूरी गति चल रही है उसी में ही समाया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने इसको अर्जुन को यह संशय दूर करके एक जो विचार था वेदांत का उसको सामाजिक धरातल पर उतारा है। मेरी दृष्टि के अंदर महाभारत जो है वो तो एक बॉडी है, देह है, और जो उसका ज्ञान है वो गीता है, वो उसका शीर्ष है। इस तरीके से ये एक जिसको हम
देह और शीर्ष जो दोनों हैं, उनके माध्यम से निष्काम कर्म की एक संपुष्ट विचारधारा जो है वो इसके अंदर आई है। ये जो संपुष्ट विचारधारा है वो इस समाज का सार है, इस समाज का सार है। और इस तरीके से इस सार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज भी इसकी भूमिका है। अगर व्यक्ति पर यह बात लागू होती है तो आज भी पॉजिटिव भूमिका निभाता है, लेकिन उस समय पर व्यक्ति की बजाय जन्म आधारित समुदायों पर जब इस विचार को लागू किया गया तो यह उस युग का एक दर्शन बन गया, उस युग को गति देने वाली एक फोर्स बन गया। इस तरीके से एक वैचारिक ऊर्जा का एक अथाह स्रोत जो है वो बन गया। लेकिन इसी विचारधारा के दोनों पक्ष व्यवहार के रूप में उभर के आते हैं। एक तरफ तो इसी दर्शन के अंदर वो ऊर्जा भी थी जिस ऊर्जा से समाज में पैदा होने वाले जो भेदभाव हैं उनको खत्म किया जा सकता था। यानी इसके अंदर एक प्रगतिशील और मानवतावादी धारा भी थी इसी वेदांत दर्शन के अंदर, क्योंकि यह दर्शन जो है वो ईश्वर के सम्मुख जो है वो सभी व्यक्तियों को बराबरी देता है। और इसलिए जो समानता है परमात्मा के अंश के रूप में वो इस दर्शन के अंदर समाया हुआ है। और भेदभावों को दूर करने का इसके अंदर एक तरह से एक दार्शनिक ऊर्जा है, स्रोत है। हम इसको देखते हैं कि चाहे वो कबीर हैं, चाहे नानक हैं, नानक देव जी हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, रामानंद हैं, या भक्ति आंदोलन के अन्य संत हैं, आधुनिक युग में विवेकानंद हैं, गांधी हैं। उन्होंने इसी ऊर्जा का उपयोग जो है वो समाज को जोड़ने के लिए और इसको भेदभावों को खत्म करने के लिए इस ऊर्जा का उपयोग किया है। और जब ये इस समाज के अंदर जो है वो भेदभाव और जो जिसको हम कहते हैं कि वर्ण आधारित कठोरता जो है वो उस सीमा तक पहुंचती थी, तो उसके अंदर बौद्ध और जैन दर्शन भी पैदा हुए जो इस दार्शनिक धारा को नकारते हैं और सबको मुक्ति का अलग मार्ग जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। विशेष बात है इस समाज के अंदर कि जिन्होंने इस प्रगतिवादी धाराओं को अपनाया है वो लोक के अंदर वो सब संत जो हैं वो ईश्वर के रूप में उन्हें मान्यता मिली है। कबीर जी जो है उनको भी ईश्वर के रूप में, नानक जी जो है उनको भी, रामानंद, रामानुज, इन लोगों को जो है ईश्वरीय रूप में देखा गया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इसी विचारधारा से इस विचारधारा का मिसयूज जो है वो स्वार्थपूर्ण तरीके से भी किया गया है, प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए, श्रेष्ठ भाव को बनाए रखने के लिए। और संकीर्ण और रूढ़िवादी रूप के अंदर भी इसी विचारधारा का उपयोग जो है वो दूसरा पहलू है। निरंतर प्रभुत्व की विचारधारा वो जुड़ी हुई है वर्गीय स्वार्थ से, जातीय स्वार्थ से, वर्णीय स्वार्थ से। प्रभुत्व और शोषण की जो विचारधारा के रूप में इसको अपनाया गया है, जो इस वर्ण जो है वो किसी भी तरीके से बिखरना नहीं चाहिए, या फिर जाति बनी है तो उस जाति को भी उसी रूप में रखा जाए जिस रूप में है, आपस के अंदर किसी तरीके से भी मिश्रण ना हो, अपना अपना कर्म करेंगे तो ये जो समाज है वो चलता है। उस तरीके से धर्म जो है उसके अंदर अपने भी स्वार्थ पैदा होते चले गए और संस्थागत धर्म पैदा हो गए, बहुत सारे मठ मंदिर और मठाधीश पैदा हो गए, और उन्होंने स्वार्थ से प्रेरित होकर जो है इस विचारधारा जो है इसको उस रूप तक आगे पहुंचाने की कोशिश की कि जो निचले स्तर के लोग थे इस समाज के अंदर, विवेकानंद के शब्दों में कहूं तो उन्हें निरीह बना दिया। कुछ सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो तक उस विचारधारा ने खत्म कर दी। और एक जगह कहीं लिखा हुआ पढ़ा था कि आज के युग में भी जो साफ सफाई करने वाले लोग जो हैं वो अपनी झाड़ू और टोकरी को पूजनीय मानने लगे, और दिवाली या इस दिवाली के दूसरे दिन जो है उन चीज जो पूजते हैं उसके अंदर वो उस मेला ढोने वाली टोकरी और झाड़ू तक को पूजना शुरू कर दिया। इससे ज्यादा और निरीह क्या होगा। और इसमें जो है वो जो सबसे निचले स्तर के
जो लोग हैं इस समाज के अंदर, उनको एक किस्म से छुआछूत जो है वो किस गहराई तक पहुंची, वो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पशुओं से भी ज्यादा बुरी स्थिति जो है वो उनकी शास्त्रों में बताई गई है, कुछ शास्त्रों में। और वो ये थी कि दूर से देखने मात्र से कोई अपने आप को पवित्र समझने वाला जो सो कॉल्ड है, वो भी अपने आप को ये मानता है कि मैंने उस मेरे चंडाल को देख लिया है और मैं अब अपवित्र हो गया हूं। उसको शहर जो है उससे बाहर रखा जाए, उसको शहर या गांव के अंदर आने की अनुमति नहीं है। तो इस तरह की जो स्थिति है वो इस समाज के अंदर रही, समाज के अंदर पैदा होती रही, ये तो बात सही है, लेकिन कुछ ग्रंथों के अंदर उसको मान्यता भी मिलती रही। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन चिंतनीय विषय रहा है। कुछ एक दो एग्जाम्पल जो है मैं यहाँ रखना चाहूंगा, ज्यादा तो यहाँ रखने का समय नहीं है। वर्ण धर्म को किस तरीके से मान्यता दी गई है, आप देखिए मनुस्मृति का एक श्लोक है जिसमें यह कहा गया कि शूद्र की सेवाओं के बदले में उसे खाने के लिए केवल जूठन दी जाए, चोकर दिया जाना चाहिए, जूठन और चोकर, और पहनने के लिए चिथड़े दिए जाएं, और सोने के लिए ज्यादा से ज्यादा पुरानी पुराण जो है वो दी जाए। ये दृष्टि जो है वो जिसको धर्म ग्रंथ जो है वो समाज के अंदर जिसका प्रचार प्रसार कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पूरी तरह से कोई लागू कर पाए हों, जरूरी नहीं है, लेकिन यही अपने आप में महत्वपूर्ण है कि एक ग्रंथ जो है, जो सामाजिक विधि ग्रंथ है, उसके अंदर इस बात पे जोर दिया गया है। इसी तरह ही एक गौतम धर्मशास्त्र का एक श्लोक जो है वो भी आप बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शूद्र यदि जानबूझकर वेद पाठ सुनता है, वेद पाठ जानबूझकर सुनता है, तो उसके कानों को पिघले हुए शीशे से अथवा लाख से भर दिया जाए। यानी उसे जो है वो वेद पाठ सुनने का अधिकार नहीं है। यदि वह वैदिक मंत्रों का पाठ करता है तो उसकी जीभ काट डाली जाए। अगर सुनता है तो उसके कान में शीशा डाला जाए, और अगर पाठ करता है तो उसकी जीभ काट दी जाए। लेकिन दोनों में से एक तीसरी चीज भी हो सकती है कि मन ही मन कंठस्थ करके मन ही मन बात करे। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि वो कंठस्थ कर लेता है तो उसके शरीर को बीच से चीर दिया जाए। यहां तक ये विचार जो है वो सामने आता है। तो एक तरह से इस समाज की विचारधारा को जो है वो समग्र रूप से समझने की जरूरत है। केंद्रीय विचार क्या है, इसके अंदर प्रगतिशील जो विचार है वो क्या है, और इसके अंदर स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति वो कहां तक जाती है, और वो स्वार्थी जो लोग हैं इसके अंदर, जो उच्च वर्ण वर्गों से और जातियों से प्रभुत्वशाली लोग हैं, वो इस विचार को किस रूप में और किस तरीके से इसको बनाए रखने पर जोर देते हैं। इस तरीके से इसको समझने की मेरी दृष्टि में जरूरत है। अब एक बुनियादी सवाल जो इस विषय से जुड़ा हुआ है, जो आप सबके मन में जरूर आया होगा, और वो सवाल यह है कि यूरोप के अंदर जिस तरह से मैंने बताया है कि वहां क्रांतियां हुई है, वहां एक गुलामी का समाज और एक अलग तरह का सामंती समाज पैदा हुआ है। वहां कबीलों का विघटन पूर्ण रूप में हुआ। हमारे यहाँ पर कबीलों का विघटन अपूर्ण रूप में हुआ, और इस विलय की प्रक्रिया के साथ डिस्ट्रैक्शन पैदा हुई, विकर्षण पैदा हुआ, भेदभाव पैदा हुआ, और जातियां बनी, वर्ण बने, और उसके साथ एक ऐसी कठोर विचारधारा जो है, जो इस वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने पर जोर देती है, वो भी पैदा हुई, और वो मूल्य भी पैदा हुए जिन मूल्यों को आज हम भारत की सभ्यता के सबसे सुंदर मूल्य मानते हैं। तो ऐसा भारत के अंदर ही क्यों हुआ, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत जो है महत्वपूर्ण है, और उसके बिना मैं समझता हूं कि इस लेक्चर का ये पार्ट जो है वो पूरा नहीं होगा। अश्विनी जी पूछना चाहूंगा, है ना 10 मिनट तो अभी हमारे पास और? हाँ जी, 10 मिनट लगा दीजिए। देखिए, ये जो व्यवस्था है, ये कोई
किसी की इच्छा से तो नहीं पैदा हो सकती। कोई भी दुनिया में व्यवस्था किसी की इच्छा से पैदा नहीं हो सकती है। आखिर तो उत्पादन का जो ढांचा पैदा हुआ है और उस ढांचे में जो उत्पादन की पैदावार की जो शक्तियां पैदा हुई हैं, उन्होंने ही इस समाज के स्वरूप को निर्धारित किया है। उसी में ही इसका उत्तर जो है वो ढूंढा जा सकता है। इनहेरिटेड है, जो 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 प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं, उसी के अंदर ही इसकी नेचर जो है वो इनहेरिटेड है। प्रोडक्टिव फोर्सेस जिसको हम कहते हैं, या उत्पादन की जो पद्धति जिसको कहते हैं, उसमें तीन, जो विद्वान मानते हैं, तीन चीजें जुड़ी हुई होती हैं। एक है मनुष्य है, अपनी संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव जेनेटिक क्षमताओं के साथ मनुष्य का श्रम है, उसकी लेबर है। दूसरी, उस लेबर से वह काम करता है, तो वो औजार हैं, वो पत्थर के हो जा सकते हैं, तांबे के हो सकते हैं, लोहे लकड़ी के हो सकते हैं। और तीसरे जो हैं, उन औजारों से जिस चीज पे काम करता है वो है, यानी वो ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर जिसको कहा जा सकता है। तो ये जो तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों को मिलाकर हम उत्पादन की शक्ति कहते हैं, जिससे उत्पादन का ढांचा पैदा होता है। ये जो उत्पादन का ढांचा है, इसी में ही समाज का स्वरूप निर्धारित होता है। आमतौर पर जो लोग इस विधि से समाज का विश्लेषण करते हैं, वो उत्पादन के औजारों का बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं, मनुष्य का भी वर्णन करते हैं, लेकिन श्रम की वस्तु के रूप में जो जमीन, जंगल, खनिज, पहाड़ हैं, उनको तो वो ये मान लेते हैं कि ये तो है ही, सब जगह ही होते हैं, इसका क्या है। इसलिए उसकी जो नेचर है, उसको सामान्य तौर पर, मैं ये नहीं कहूंगा हमेशा नहीं है, सामान्य तौर पर इसको अनदेखी कर देते हैं, इसको नजरअंदाज कर देते हैं कि संपूर्ण जो भौगोलिक परिवेश है, वो सारे का सारा ही उत्पादन की वस्तु के रूप में आता है। उसके दायरे के अंदर जो है, वो केवल जमीन जो है वो उतनी ही नहीं है, उस जमीन का पूरा जो नेचर है वो भी उसके अंदर आता है। हिंदुस्तान के अंदर जो समाज पैदा हुआ है जाति और वर्ण पर आधारित, ये जो करोड़ों करोड़ वर्षों से जो हमारे उत्तर में हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत और इससे निकलने वाली जो सदा निरा नदियां हैं, इन्होंने इस समाज का निर्माण किया है। इन्होंने उन उत्पादक शक्तियों को जन्म दिया है जिसके अंदर वर्ण और जाति का समाज पैदा हुआ है। और इसके अंदर हम पाते हैं कि लाखों लाख वर्षों से यह नदियां जो हैं, उत्तर भारत के अंदर, पंजाब का पूरा इलाका देखिए आप, सब सिंधु प्रदेश को देखिए, कितनी नदियां निकल रही हैं। सिंधु नदी का पूरा परिवार है, गंगा यमुना का पूरा परिवार है, सैकड़ों नदियां इसमें से निकल रही हैं। और इससे उपजाऊ मिट्टी साथ आई है लाखों लाख सालों के दौरान, और एक बहुत लंबा चौड़ा अफगानिस्तान से लेकर और धुर बंगाल तक जो है एक उपजाऊ मैदान, ऐसा शायद ही दुनिया के अंदर कहीं इतना लंबा चौड़ा मैदान देखने को मिले, जिसके अंदर अनेकों तरह की वनस्पतियां हैं, स्वच्छ पानी है, नदियां हैं, और जैविक विविधता है, वनस्पति है, भरपूर संसाधन जिसको कहा जा सकता है। जिस संसाधन ने इस समाज के अंदर जो है वो जो जिसको हम कहते हैं कि शाकाहारी मूल्यों को जन्म दिया है, इस समाज के अंदर जो है, ये जो पूरे का पूरा जो समाज है, आपका भौगोलिक वातावरण है, मानसून की पवने हैं, समुद्र दक्षिण से समुद्र से आके और किस तरह से हिमालय से टकरा कर और इसमें बारिश करती हैं, ऋतुएं जो है इस इलाके की, ये सारे का सारा जो आपका भौगोलिक वातावरण है और भौगोलिक स्थितियां हैं, इन्होंने यहाँ अनेकों जनजातियों को, समूहों को, कबीलों को, आक्रांताओं को निरंतर भारत के अंदर आमंत्रित किया है। आप हैरान होंगे इस बात को सुनकर कि भारत में आने वालों का तो इतिहास है, जाने वालों का इतिहास नहीं। अगर कोई गए हैं तो अंग्रेज ही वापस गए हैं यहाँ से आधुनिक युग के अंदर, बाकी जो लोग
जितने कबीले यहाँ आए हैं इसी समाज के अंदर आके समाहित होते रहे हैं। यहाँ लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे, आपस में रहे, उसके बाद वो धीरे धीरे वो यहीं पर बस गए हैं। चाहे पहलव हो, चाहे कुषाण हो, शक हो, या आपके बाद के काल में मध्यकाल के अंदर आने वाले जो हैं दिल्ली सल्तनत के समय के जो है वो मुस्लिम हों, या आपके मुगल हों, अफगान हों, कितने ही लोग आए हैं जो यहीं पर बस गए हैं, इसी समाज के अंदर समा गए हैं। कितनी जनजातियां, जो कबीले जो रहते थे जंगलों के अंदर, आज भी जनजातियां भारत में रह रही हैं, आज भी समाज के साथ समाहित हो रही हैं, और ये समाहित होने की प्रक्रिया लगातार चलती रही है। और इस तरीके से ये एक ऐसा भौगोलिक वातावरण था जिस भौगोलिक वातावरण के अंदर ना तो श्रम की कमी थी और ना ही जमीन की कमी थी। अगर ये दोनों सीमित मात्रा के अंदर होते तो मेरा यह मानना है कि यहाँ जाति और वर्ण व्यवस्था नहीं पैदा होती, कुछ और तरह का समाज ही पैदा होता। या अगर बहुत ही कम होते तो शायद कबीले ही पड़े रहते, जैसे बहुत सारा इलाका जो है अफगानिस्तान से आगे के इलाकों में लंबे समय तक कबीले ही पड़े रहे हैं। या फिर थोड़ा सा और इससे बेहतर होता तो उस जमीन को हड़पने के लिए सामंत जो हैं और लोगों को हड़पने के लिए जो है होड़ रहती, और उस होड़ से एक अलग तरह का सामंती और गुलामी का समाज पैदा होता। लेकिन दोनों ही तरह के न होके यहाँ पे हम देखते हैं कि जमीन भी बहुतायत मात्रा के अंदर है, श्रम भी बहुतायत मात्रा के अंदर है, और ऐसे समाज के अंदर जो है वो केवल और केवल एक बात जो है वो लगातार कहने की जरूरत थी, अपना अपना कर्म करो, अपना अपना कर्म करो। और इस अपने अपने कर्म के अंदर जैसा समाज धीरे धीरे जिस गति से भी आगे चल रहा है उसको आगे चलने दिया जाए। और दो तरह के इसके अंदर डायलैक्टिक्स पैदा हुए। एक समाज का डायलैक्टिक्स है, जो समाज के अंदर विभिन्न जातियों के लोग जो हैं वो उनके बीच के संबंध कायम होते हैं, और एक राज्य और उस समाज के बीच का डायलैक्टिक्स है, एक वो उसका द्वंद्व है। उसके अंदर राज्य का जो रोल है वो समाज के अंदर एक सीमा से ज्यादा इंटरफियर करने का नहीं है। समाज जो है वो अपने लेवल पर काम करता रहे और एक सरप्लस को पैदा करता रहे। उस सरप्लस के एक हिस्से से समाज जो है वो रहे, और एक हिस्सा, लगभग आधा हिस्सा जो है वो शोषण के रूप में कहिए वो राज्य की जरूरतों को पूरा करता रहे, और जिसने राजनीतिक इतिहास को जन्म दिया, जिसने सामंतों को, जिसने जागीरदारों को, जिसने जमींदारों को, जिसने राजाओं महाराजाओं को, जिसने जो है उस व्यवस्था को बनाया। और इस तरीके से समाज और राज्य के बीच के द्वंद्व को समझने की जरूरत रहती है जब हम इस व्यवस्था को समझने की बात करते हैं। और एक दूसरी तरफ हमें समाज जो है जो सामान्यतः ग्रामीण समुदायों में बटा हुआ था उसको समझने की जरूरत होती है, जो जातियों से पैदा होकर जातियों में बंधा हुआ है, वर्णों से बंधा हुआ है, वर्णों की विचारधारा से बंधा हुआ है, और उसके अंदर अपनी ही तरह की गति है जो उससे चल रही है। और वर्णीय विचारधारा जो है उसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। खास बात इस समाज की ये है कि इसमें आर्थिक शोषण के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक शोषण भी बहुत महत्वपूर्ण था। अगर हम इसको केवल आर्थिक दृष्टि से, इसके श्रम विभाजन की दृष्टि से ही देखेंगे तो इसके सामाजिक और सांस्कृतिक शोषण को नहीं समझ पाएंगे, और केवल हम इसके सामाजिक और सांस्कृतिक शोषण को ही देखेंगे तो इसके आर्थिक शोषण को नहीं समझ पाएंगे। इसके आर्थिक इसका जो स्वभाव है उसको नहीं समझ पाएंगे। और अगर हम इन दोनों को जोड़कर देखेंगे और फिर इसके अंदर जो विचारधारा की भूमिका को देखेंगे तो समग्र रूप से हम इस भारतीय समाज, और मैं और ज्यादा व्यापक कहूं तो भारतीय सभ्यता को समझने की जो है वो समझने का प्रयास कर सकते हैं। इस समाज के अंदर परत दर परत विलय, विखंडन और विकर्षण की जो प्रक्रिया है उसको हम समझ सकते हैं, और इसमें हम उन मूल्यों को भी समझ सकते हैं जिसमें जो है वो अनेकता में एकता और एकता में अनेकता क्यों पैदा हुई, समरसता का विचार कैसे आया, प्रेम का विचार कैसे आया, सौहार्द का विचार कैसे आया, कर्म प्रेरणा कैसे आई,
वेदांत दर्शन कैसे विकसित होता है, समष्टि दर्शन कैसे विकसित होता है, और इस तरीके से इन विचारों के साथ उस संकीर्ण धारा को भी समझ पाएंगे, जिस संकीर्ण धारा के कारण जो शोषण है वो सामाजिक सांस्कृतिक शोषण तीखा हुआ। और अगर हम इस समग्र रूप में समझते हैं तो मैं ये समझता हूं कि आज के टाइम में हम जो समाज की स्थिति है, जो बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों के अंदर सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जो लोग पिछड़े रहे या जो शोषण के शिकार हुए हैं, उस शोषण के को समझते हुए उनके लिए जो नीतियों के अंदर विशेष रियायतें या एफर्मेटिव एक्शंस हैं, उनको ध्यान में रखा जा सकता है। जैसा हम समझते हैं आधुनिक युग के अंदर संविधान में और व्यवहार में रखने का प्रयास भी किया गया है, लेकिन उसे और ज्यादा बेहतर तभी बनाया जा सकता है जब हम इस पूरी समग्रता के साथ इस समाज को समझते हैं। तो मैं समझता हूं कि काफी शायद लंबा हो गया होगा ये वक्तव्य जो है, तो मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूं आप सभी श्रोताओं का भी और अश्विनी जी का भी, और मैं चाहूंगा कि आप इसमें चर्चा में भाग लें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़े ही संक्षेप में आपने इस बहुत बड़े विषय को समेटने की कोशिश की है। संक्षेप में मैं, हालांकि समस्या है जो जूम पे हम करते हैं उसमें टाइम की बहुत लिमिट रहती है, तो उस हिसाब से शायद कुछ साथियों को लगता हुआ थोड़ा लंबा हो गया, पर अगर आप विषय को देखें तो विषय ये बहुत बड़ा है और उसको इतने कम समय में समेट पाना और उसके सभी बिंदुओं को छूना और उनके साथ न्याय कर पाना, ये डॉक्टर साहब ही कर सकते थे। मेरे से गलती हो गई थी, जब हमने लेक्चर शुरू किया मैं डॉक्टर साहब का परिचय देना भूल गया था। बहुत से साथी तो जानते हैं, डॉक्टर साहब इतिहास के विद्यार्थी हैं, इतिहास के टीचर हैं और बहुत सालों से आईबी कॉलेज पानीपत में इतिहास पढ़ा रहे हैं, वहाँ के इतिहास विभाग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा उनकी दर्शन में बहुत गहरी रुचि है, तो वो एक दर्शन के भी बहुत संजीदा विद्यार्थी हैं और ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव फोरम के हमारे उत्तरी भारत के अंदर वो एक बहुत अग्रणी जो हमारे साथी हैं, जो इस जिम्मेवारी को निभा रहे हैं, इस मंच को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि ऐसी जो चर्चाएं हैं, फ्रूटफुल चर्चाएं हैं, वो होती रहें। उन्होंने बड़े संक्षेप में इस विषय में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको छुआ है। कैसे हमारे इस भारत में ये जाति व्यवस्था उत्पन्न हुई, कैसे ये विकसित हुई, उसके क्या आधार थे और कैसे फिर उस जाति व्यवस्था ने दर्शन को प्रभावित किया। बहुत से, जैसे मैंने शुरू में कहा था, बहुत से लोग ये समझते हैं कि धर्म ने जाति व्यवस्था को जन्म दिया। उन्होंने आज स्पष्ट किया अपने इस व्याख्यान में कि ये जाति व्यवस्था का आधार जो था, ये खास इस इलाके की भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताएं थी जिसमें से ये व्यवस्था जो पैदा हुई, और उसने फिर बाद में दर्शन को भी प्रभावित किया। तो जो कर्म का दर्शन है वो उसी व्यवस्था में से ही निकल कर आता है, उसको उसने सुदृढ़ किया, वो अलग बात है। तो ये बातें उन्होंने की हमारे सामने। मैं अब ये मंच खोलता हूँ आप सबके लिए कि आप जो भी साथी इस विषय के ऊपर सवाल करना चाहें वो डॉक्टर साहब से कर सकते हैं। निवेदन करूंगा कि अगर सवाल के रूप में संक्षेप में अगर बात हो तो वो करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा क्वेश्चंस ले सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा आप जो भी साथी सवाल करना चाहे करें। जी साथियों, हाँ जी, आपने एक हाथ खड़ा किया, मुनीश जी ने। मुनीश जी पूछिए क्या। हाँ जी सर, एक सेकंड। हाँ, पूछना ये है, 3-4 सवाल है, मैं एक साथ बता देता हूँ। पहला सवाल तो ये है कि जो इन्होंने बताया कि मगधा एम्पायर में जो सीता अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट हुआ था, तो जो सीता अध्यक्ष
का वो जो अपॉइंटमेंट हुआ उसके बाद जो फार्म थे, जो स्टेट फार्म थे जिनमें लोगों को एम्प्लॉय किया गया था एज ए स्लेवरी के तौर पे, तो उनसे जो ओरिजिन, जो उन्होंने बताया कि जो जिस तरीके से ओरिजिन हुआ कास्टिज्म का वहां से, एक तरीके से जो ओरिजिन वहां से हुआ स्टेट फार्म से लेके, तो उसको एक बार फिर से थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे कि वहां से कैसे इसका ओरिजिन हुआ और क्या क्लास स्ट्रक्चर या कास्ट स्ट्रक्चर या सोशल स्ट्रक्चर वहां पे बना। दूसरा सवाल है कि उन्होंने बताया था कि जो शूद्रा टर्म है उसका ओरिजिन एक नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन ट्राइब के वहां से आया, तो वो ट्राइब का क्या रोल था और किस तरीके से उसको परस्यू किया गया समाज में और वो कौन सी ट्राइब थी। और थर्ड क्वेश्चन है कि क्या कोर फीचर्स हैं कास्टिज्म के जो एज अ प्रैक्टिस सोसाइटी में फॉलो होते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है कि क्या कास्टिज्म को आज के समय में सस्टेन करता है, कि कौन सी चीजें ऐसी हैं, प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो उसको सस्टेन कर रही हैं आज भी। जैसे डॉक्टर अंबेडकर की एक बुक है, एक ऐसे है कास्टिज्म इस ओरिजिन डेवलपमेंट एंड मैकेनिज्म, तो उनमें वो कहते हैं कि उनको इकोनॉमिक राइट नहीं थे, कि वो जब इकोनॉमी आ जाएगी तो वो पावरफुल होकर अपना अधिकार मांगेंगे, तो वो राइट नहीं थे। लेकिन आज के समय में अगर देखें तो वो इकोनॉमिक राइट भी हैं और उनके पास कुछ वेपन रखने का भी वो नहीं था कि वो एक विद्रोह करके, एक रिवॉल्यूशन करके अपने अधिकार ले लें। तो आज के समय में तो वैसा जो बदलाव आया है एंशियंट सोसाइटी से और आज की मॉडर्न सोसाइटी में, तो बहुत सारी चीजें उनके पास हैं, मीन्स हैं, लेकिन इसमें कितना बदलाव आ गया है और कितना और आना बाकी है, या जो जो चीजें कास्टिज्म को आज के समाज में सस्टेन करती हैं वो क्या चीजें हैं। ओके, थैंक यू। सारे क्वेश्चन एक साथ लिया जाए या बात करूं अभी मैं? डॉक्टर साहब आप इसका जवाब दे दो एक बार, फिर आगे पूछ लें। ओके ओके ओके, मुनीश जी धन्यवाद आपका। पहली बात तो यह है कि जो मगध के अंदर सीताध्यक्ष नियुक्त किए गए, इसका मतलब यह है कि जब राज्य पैदा हो रहे थे और राज्य जब विस्तार कर रहे थे, विस्तार करते हुए राज्य जो है वो जनजातियों को रौंद रहे थे, उन जनजातियों में से लोगों को पकड़कर भी खेती के काम में लगाया जाता था। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था, कलिंग से पकड़े हुए लोगों को उत्तर भारत में खेती के लिए लगाया गया। और ये जो जहां पर इस तरीके से लगाया जाता था युद्धबंदियों के रूप में, वो एक राज्य की देखरेख में खेती करवाई जाती थी। वो जो राज्य की देखरेख में खेती करवाई जाती थी वो स्टेट फार्म्स है। ये स्टेट फार्म्स जो है, इनके ऊपर अध्यक्ष नियुक्त किए गए यानी सुपरवाइजर्स लगाए गए, उनको सीताध्यक्ष कहा गया। उनके नाम जो मिलते हैं सीताध्यक्ष हैं। और ये जो स्टेट फार्म्स हैं ये लंबे समय तक इतिहास में बने नहीं रह सके, क्योंकि ये भी उसी तरह के गांव बन गए जैसे गांव इनसे पहले जो आर्य जनजातियों के वैश्य लोगों के गांव थे, लगभग वैसे ही गांव इनके बन गए, क्योंकि उनके ऊपर सीताध्यक्षों की जरूरत नहीं पड़ी। और ये भारत की जो उत्पादक शक्तियां, जैसे मैंने लास्ट में जिक्र किया है, वो ऐसी थी जिनके अंदर उन्हें गुलाम बनाकर रखने की जरूरत नहीं थी, उनसे सिर्फ काम करवाने की जरूरत थी। और धीरे 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 वो अपने लेवल के ऊपर वो काम करते रहे और वो उसी तरीके से किसान जातियां बन गए। उनको शूद्र तो कहा गया, उनको इतिहास में शूद्र ही कहा गया है, लेकिन उन्हें वो किसान बन गए। तो इस तरीके से किसान जातियां, दस्तकार जातियां जो समूह हैं, ये आगे चल के जातियों के रूप में इनकी पहचान हो गई। दूसरी बात यह है कि ये जातियां उस समय से शुरू नहीं हुई, जातियां तो लगातार, ये जो समुदाय हैं जिसको हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन पे बेस्ड जो समुदाय है ना, ये वंशानुगत समुदाय, ये तो लगातार समाज के अंदर पैदा होते रहे हैं। जो जो कबीले मिलते रहे हैं, कबीले के अंदर श्रम के विभाजन की प्रक्रियाएं होती रही है, उस तरीके से ये समुदाय जरूरत के मुताबिक कामों में पैदा होते रहे हैं। लेकिन इनको पहले एक विचारधारा में बांधा गया वर्ण की, लेकिन जब बहुत ज्यादा हो गए ये समुदाय और अलग अलग जगहों से आकर हुए, तो फिर इन्हें वर्ग की विचारधारा में बांध कर नहीं रखा जा सका और अलग अलग जातियों की पहचान जो है वो बनती चली गई। जितनी पहचान जातियों की होती गई, तो जो ऊपर की कैटेगरी है वर्ण वाली, वो अर्थहीन होती चली गई।
इस तरीके से वर्णों में से जातियां पहचान हुई। लेकिन ये नहीं है कि उसी समय से वो जो व्यवसायों पर आधारित जो समुदाय हैं वो सैकड़ों वर्षों के अंदर पैदा होती रही हैं, आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे हैं। तो इसलिए इस जाति का जो आपका एक क्वेश्चन ये भी था कि इसका कोर फीचर क्या है, ऑक्यूपेशन है जो 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 वंशानुगत व्यवसाय पर, पुश्तैनी व्यवसाय पर आधारित है, ये उसका है। दूसरी इसके फीचर है कबीला जो टूटकर जाति बनती है, लेकिन कबीला इनकम्प्लीट टूटता है। इनकम्प्लीट टूटता है तो उसकी जो पुरानी जो कबीलाई पहचान है, जो उसकी ट्रेडिशंस है, वो उसमें बनी रहती है, वो अलग पहचान के रूप में नजर आता रहता है। व्यवसाय के आधार पर भी अलग बन जाती हैं बहुत सारी चीजें, और कबीला कई बार तो पूरे का पूरा कबीला ही एक काम करने लग गया तो उसकी अपनी पहचान बनी रह गई। कई बार उस कबीले में टूटकर श्रम विभाजन हुआ, उस श्रम विभाजन के आधार पे जो 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 ऑक्यूपेशन के बेस पर वो जो है वो समुदाय बन गया, उसके अंदर भी पहचान और पहले की पहचान बनी रहती है। इस तरीके से ये पहचान जो है, अलग अलग पहचान, उसमें भेदभाव को जन्म दे रही है। दूसरी बात इसकी विशेषता है वो है आंतरिक शादी जो है, अंतर जातीय विवाह जो है, इसकी एक मेजर फीचर उभर के आती है। इसके ऊपर इतिहासकारों में बहुत बहस हुई है। सुवीरा जायसवाल का तो यह मानना है कि ये जो अंतर विवाह है, एंडोगेमी जो है, ये एंडोगेमी जो है इसका उत्तरोत्तर विकास हुआ है, धीरे धीरे विकसित होती चली गई है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि एशिया के इस भाग के अंदर बहुत पहले ऐसे समुदाय थे, छोटे छोटे समुदाय थे, जिनके अंदर ही शादी हुआ करती थी, और उन्हीं के कारण जब ये समाज के अंदर अपना पेशा अपनाया तो उसके अंदर उनके अंदर आंतरिक शादी होती चली गई। जबकि सुवीरा जायसवाल, जिसका कास्ट है, जिसकी किताब का नाम ही आपने सुना भी होगा, ये उनकी बुक है, आप उसको पढ़ोगे तो उन्होंने ये माना है कि ये जो भूमिका है जाति को बनाने में, इस आंतर विवाह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आंतर विवाह जो है ये धीरे धीरे सॉलिड होता गया है। खास करके वो मानती है कि समाज में जो वर्गीय विभाजन ठोस हुआ है, तो उससे जो पितृसत्तात्मकता है वो समाज के अंदर मजबूत हुई है, और उससे अंतर विवाह जो है मजबूत हुआ है। ये उसकी फीचर जो है उसके रूप में लिया जाता है। लेकिन इसके अंदर कोई एक धारा नजर नहीं, मेरे को लगता है कि एक धारा से नहीं है। ऐसे समुदाय भी हैं जो अपने अंदर ही शादी करना चाहते हैं, आज भी हम देख रहे हैं उसी तरीके की चीजें नजर आती है। खास करके जनजातियों में देखते हैं तो चीजें आज भी आपको सोशोलॉजिकल दृष्टि देखोगे तो भी मिल जाती है। तो ये जो समाज के अंदर आंतरिक विवाह, जाति के अंदर विवाह, ये एक मेजर फीचर है। दूसरी बात, जातियां हैं तो भेद है, विभेद हैं, और वो विभेद हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। आप इस बात को समझ रहे हैं, वर्टिकल भी है, ऊपर से नीचे की तरफ। ऊपर से नीचे की तरफ तो देखते हैं उसमें, तो उस भेद के अंदर पवित्र और अपवित्र होने का कंसेप्ट है। अगर आप इस पिरामिड में ऊपर की तरफ जाते हैं तो पवित्र होने का एहसास बढ़ता जाता है, नीचे की तरफ आते हैं तो अपवित्र होने का एहसास बढ़ता जाता है। लेकिन ये पैदा कैसे हुआ है पवित्र और अपवित्र का? ये एक तो ये जो मैंने बताया है विलय की और ये प्रक्रिया बताई आपको, एक तो इसमें बनता है। दूसरा जो है, प्रोफेसर आर.एस. शर्मा ये मानता है कि जिस तरीके से समाज के अंदर जो एक दिमागी कार्य और शारीरिक कार्यों के बीच भेद बढ़ता चला गया है, सामंती समाज पैदा हुआ है तो ये भेद बढ़ता है। दिमाग से काम करने वाले श्रेष्ठ मानते चले जाएंगे और जो हाथ से काम करने वालों को निकृष्ट माना जाने लगेगा। इस तरीके से भेद बढ़ते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल शूद्र, जो उनका ग्रंथ जो है शूद्रों के ऊपर है, उसमें जो उन्होंने कहा है कि आर्यों के जो ऋग्वेदिक आर्य हैं उनके अंदर भी तो कोई पशुओं की खाल उतारता होगा, कोई दूसरे काम करता होगा। उस समय तक वो भेद नहीं है उनमें, तो उन कबीलों विद इन ट्राइब के अंदर जो है, लेकिन बाद में चल के ये भेद जो है वो पैदा होता है। तो विभेद इसके अंदर निहित है, इस समाज के अंदर, और उस विभेद को वर्णीय विचारधारा लगातार सीमेंटेड करती है, उसको मजबूत करती है।
लास्ट वाला पार्ट मैंने लिया नहीं है आपके जो आपने चौथा क्वेश्चन इसमें लिखा है कि आपने आज जाति क्यों एग्जिस्ट करती है। जाति का जो बुनियादी ढांचा है जिसमें से जाति बनी है, वो उत्पादन का वो ढांचा वो बड़े स्तर पे आज खत्म हो गया है। लेकिन ज्यादातर जो गरीब और वो जो सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक तौर पर जो पिछड़ी और दलित जातियां थी इतिहास में, उनको आधुनिक समाज के अंदर भी साधनों के अंदर तो बराबरी नहीं मिल सकती थी। साधन तो आज के समाज में भी जो ऊपरी वर्णीय जातियां थी आधुनिक युग के अंदर भी उन्हीं के पास ज्यादा गए। तो इसलिए एक तो वो गैप जो है वो लगातार वो पहचान बनवाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर बुनियादी ढांचा टूट भी जाता है तो टूटने के बावजूद भी जो पहचान है, संस्कारों की जो संस्कार हैं वो बने रहते हैं। इसीलिए एक जिस तरह से हम देखते हैं कि एक कारखाना है, कारखाने के अंदर लोग काम करते हैं तो वहां एक नई पहचान आधुनिक युग में उभरती है मजदूर के रूप में, सर्वहारा के रूप में। तो मजदूर जो है श्रमिक के रूप में, तो जब ट्रेड यूनियंस मूवमेंट पैदा हुई और ट्रेड यूनियंस बनी तो बहुत सारे ट्रेड यूनियंस के अंदर नारा जो लगता था, स्लोगन लगते थे, क्या लगते थे? मजदूर एकता जिंदाबाद, ये स्लोगन लगते हैं। लेकिन वहां वो पहचान एक तरफ तो मजदूर की बनती है और दूसरी तरफ वही मजदूर जब गांव में जाता है, अपनी बेटी और बेटे की शादी करता है या कोई और संबंध होता है, तो वहां उसकी पहचान कौन सी होगी? पुरानी पहचान में चला गया। एक तरह से आधुनिक युग के अंदर जो है वो अचानक जो है वो पहचान खत्म नहीं होती है, वो कभी तो मजदूर की पहचान बनती है और कभी वो इस रूप के अंदर पहचान जो है वो उभर के आती है। इस तरीके से जो ये जो एक प्रक्रिया है आधुनिक युग की, वो ना तो सारी जगहों पर एक साथ आधुनिक विकास होता है। बॉम्बे हो सकता है, अहमदाबाद हो सकता है, कलकत्ता हो सकता है, और शहरों में हो सकता है, लेकिन बिहार हो, आंध्र प्रदेश हो या जितने भी महाराष्ट्र हो, उनके गांवों के अंदर तो वो आधुनिक विकास बहुत धीमा 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 अब कहीं जाके आके जो है अलग तरह का विचार, जिस तरह से आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आई है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल एज की टेक्नोलॉजी है उसने पूरे समाज को एक साथ प्रभावित नहीं किया है। इसलिए ये जाति का जो पहचान और संस्कार और उसकी जो रूप है, दिमाग के अंदर जो रूप है जाति का, वो बना रहता है। फिर दूसरी बात होती है कि प्रशासन के अंदर भी स्वार्थ भी होता है, उस स्वार्थ से ये लगातार तीखा होता रहता है। राजनीति जो है वो जातिगत पहचान को बनाकर वोट लेने की राजनीति के अंदर तब्दील होती है। तो जो सामाजिक न्याय का संघर्ष जो है वो संघर्ष स्वार्थ साधने वाले संघर्ष की तरफ मोड़ ले जाता है। वास्तव में सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के बीच में एक व्यापकता के साथ, समग्र समझ के साथ जो विकास होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी रहती है, तो जातिगत पहचान और ज्यादा उभरती है। आई थिंक सो। जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने हाथ खड़ा किया था। डॉक्टर साहब। सर एक वो ट्राइब का नाम और पूछना भूल गया था। ये मैंने पूछा था आपसे, शूद्रा ट्राइब जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, जो आपने बताया था कि शूद्रा टर्म वहां से आया था। ये जो उत्तर पश्चिम इलाके के अंदर कुछ ग्रंथों से पता, कुछ इतिहासकारों ने इसको कोट किया है कि वहां शायद एक शूद्र जनजाति रहती थी। उस जनजातियों में उसको नीचा माना जाता था। उनका मानना है कि शायद ये शूद्र जो शब्द है उसी जनजाति से ही यहाँ जो निचले स्तर के लोग थे उस वर्ण के लिए उसका उपयोग किया गया है। वो जो उस जनजाति की भूमिका के बारे में कुछ नहीं पता चलता है, लेकिन ये पता चलता है कि उत्तर पश्चिम के इलाकों के अंदर कोई एक जनजाति थी जिसको दूसरे लोग उसको निम्न दृष्टि मानते थे। तो शायद उसी जो जाति शब्द है वो निरुक्त के अंदर भी वो शूद्र जाति महिला के रूप में आया है। तो ये जनजातीय शब्द से ही आया लगता है। ये डॉक्टर महेंद्र सिंह जी। हाँ जी, पहले तो सभी को नमस्कार और डॉक्टर साहब को मुबारकबाद कि उन्होंने कितनी अच्छी और साफ अपनी बात रखी।
सीधा सा सवाल, हल्का सा ये जुड़ना चाह रहा हूँ सर से, कि वर्ण और जाति की जो बातचीत है वो काफी ज्यादा गहराई में सर ने की है। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या सर इसमें गोत्र भी आया है कहीं, या गोत्र का कहीं कोई भूमिका नहीं दिखाई दी है इस ओरिजिन के साथ साथ? प्लीज सर हल्का सा इसको, और यदि कहीं चीजें आई हो, रेफरेंस में जुड़ा हो, तो इसकी पुष्टि और करें प्लीज। थैंक यू सर। डॉक्टर महेंद्र जी जो हैं वो खुद हरियाणा के एक बड़े इतिहासकार हैं, और बहुत सारी पुस्तकें लिखी है और इनका भी अध्ययन है, और सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहीं मैं क्लास में भी एक जगह पढ़ा रहा था, तो उसमें भी एक विद्यार्थी ने यही सवाल किया था। जो जनजातियां हैं उनके बारे में यह माना जाता है कि इस इलाके के अंदर जो जनजातियां थी वो भी गोत्रों के अंदर बटी हुई थी, और आर्य जो थे उनके अंदर भी वंश जो हैं उस आधार पर गोत्र थे। और ये जो गोत्र हैं उनके बारे में आर्यों में यह था कि गोत्र के अंदर शादी नहीं और गोत्र से बाहर शादी करनी है। ये जो गोत्र के अंदर की जो शादी है, कुछ लोग तो मानते हैं कि जो एक वंश के जो आगे लोग हैं उनके आधार पर गोत्र हैं। कुछ एक ऐसा गांव जो पशु चराने का जो गऊ चराने का जो काम है वो करने वाले लोग हैं, या फिर एक ही गुरु के जो शिष्य हैं उनके बीच के अंदर जो है वो भी अपने आप में एक ही वंश, एक ही गोत्र के हो जाते हैं, उनके बीच में शादी नहीं है। तो जो गोत्र हैं वो गोत्र भी जातिगत समाज में बने रहते हैं, और आगे गोत्र जो हैं वो अलग अलग तरीकों से बन जाते हैं। कि जैसे ये भी है कि एक कबीला जो है एक ही काम करने वाले लोग हैं, ऑक्यूपेशन उनका एक है, लेकिन एक मान लीजिए हिमाचल प्रदेश से काम करने वाले वो कर रहा है, हिमाचल प्रदेश में है, और एक काम राजस्थान के अंदर कर रहे हैं, वो भी दोनों अलग एक ही काम करने वाले हैं, एक ही जाति की पहचान के रूप में है, लेकिन वो उपजातियां बन जाती हैं। उनके बीच में भी शादी ब्याह के संबंध जो है वो नहीं होते हैं। तो जो गोत्र शब्द है वो प्राचीन काल से है, और कबीलों के आंतरिक विभाजन और खास करके जन्म आधारित जो वंश आधारित है वो समूह है, इस तरह का विद्वान बताते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इसका मतलब है जी गोत्र जो है वो जाति से भी पहले का है? नहीं, जनजाति का एक वो है, जनजाति का ही एक आंतरिक जो जिसको हम कहते हैं कि श्रम विभाजन भी है उसके अंदर, और वंश आधारित भी है। रोमिला थापर जो है उसको वंश आधारित मानती है, और दूसरी तरफ श्रम विभाजन के रूप में देखें तो श्रेष्ठ जो, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण है, उनके अंदर ये ब्राह्मण जो है वो कौन से वंश वो है, उससे कौन से जो है वो ऋषि से है, उससे भी जुड़ के आगे चलता है। जी कोई और प्रश्न? कोई और साथी पूछना चाहता है या समाप्त करें? सबसे ज्यादा चर्चा वो है, विषय ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा हो सकती है। अभी तो कुछ भी नहीं, हम तो मोटी मोटी बातें की है। अनिल राजीमाले जी हैं हमारे बीच में, कुछ कहना चाहेंगे? मैंने कहा कुछ तो कहना ही चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा विशाल विषय है और इसको काफी विचारोत्तेजक तरीके से कई पहलुओं के रूप में डॉक्टर रामेश्वर दास ने प्रस्तुत किया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका जो उत्पादन पद्धति का स्रोत है
उस पर काफी काम करने की आवश्यकता है। इसको एक्सप्लेन जाति और जाति व्यवस्था की व्याख्या करने की आवश्यकता है, और वो व्याख्या आखिरकार उत्पादन पद्धति और ग्राम समुदाय की जो प्रणाली है, इसे जाति उत्पादन व्यवस्था भी कह सकते हैं और ग्राम सामुदायिक उत्पादन व्यवस्था भी कह सकते हैं। ये वो युग था जब साम्राज्यों के बीच लगातार छोटे बड़े युद्ध हुआ करते थे, और वो उन युद्धों की जड़ें खेती और दस्तकारी से जो सरप्लस पैदा होता था उसे उसके अधिकार के लिए हुआ करता था, जिसमें जातियों की बहुत बड़ी भूमिका है। इस सरप्लस से वर्ण विशेष तौर पर जाति की बहुत गहरा संबंध है। जाति और अपूर्ण कबीले ये बहुत बड़ा स्रोत थे राज्य के लिए शुल्क और सरप्लस का। आधुनिक युग में जब हम आते हैं तो आज अगर हम जाति खोजे, अगर ये पूछा जाए कि जाति है, कि जाति क्या है, जातीय ढांचा क्या है, तो इसका उत्तर देना संभव लगभग नहीं है, क्योंकि जाति नाम की संरचना का केवल अवशेष ही है। जाति नाम की संरचना लगभग समाप्त प्राय हो चुकी है, जो कि व्यापकतर आर्थिक प्रणाली और वर्गीय प्रणाली का अंग बन चुकी है। लेकिन एक मुझे लगता है कि आज के परिस्थिति में, आज जिस दौर से हमारा समाज गुजर रहा है, उसमें जातीय पहचान वापस वर्गीय ढांचे और आर्थिक सामाजिक ढांचों के अंदर प्रवेश करके जातीय पहचान का प्रयोग आर्थिक अधिकारों और आर्थिक फायदे के लिए, दोनों सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही अर्थों में, करने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए जातीय पहचान एक प्रेरक शक्ति के रूप में दोनों नेगेटिव पॉजिटिव दोनों अर्थों में कर रही है। इसलिए आज के युग में सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की जगह आर्थिक उत्पादन प्रणाली में कहाँ है, इसको डिटरमाइन करना एक बहुत बड़ा टास्क विचारकों के सामने, शोधार्थियों के सामने है, मैं समझता हूँ। और ये भारत की विशेष समस्या है, विशेष पहचान है, और गहरे रूप से आर्थिक ढांचे से जुड़ा हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में विभिन्न प्रकार की पहचानें अपनी अपनी भूमिका अदा कर रही हैं, और आर्थिक विकास को दोनों ही पीछे भी ले जा रही, आगे भी ले जा रही। ऐसे में हम वर्ग जाति द्वंद्वात्मक समन्वय को कहाँ रखते हैं, इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से आज का लेक्चर इस दिशा में काफी कुछ सहयोग देता है। मैं समझता हूँ इसे बुकलेट के रूप में और दूसरे रूपों में प्रसारित किया जाना चाहिए, और जो वर्तमान ढांचा है समाज का, उसमें जातीय पहचान की भूमिका, अगर जातीय संरचना की नहीं, उस पर कुछ एक अलग से डिस्कशन हो, लेक्चर हो, तो ये और भी फलदायी होगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। इससे पहले कि मैं इसको समाप्ति की घोषणा करूं, मैं एक सूचना आप सब साथियों को दे दूं कि आप सब जानते हैं कि 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस है, और हम उस दिन भी इसी वक्त शाम को एक व्याख्यान अनिल जी का करवाने जा रहे हैं। विषय एग्जैक्टली क्या होगा, वो गांधी जी से जुड़ा होगा, और स्वाभाविक तौर पर आज जो गांधी जी की प्रासंगिकता है उसका भी उसमें शामिल होगा। तो वो एग्जैक्ट में क्या टॉपिक होगा वो हम आपको बता देंगे। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप 30 जनवरी को भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने का कष्ट करेंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। ये जैसे मैंने पहले कहा, ये विषय बहुत बड़ा है, और कोशिश करेंगे अगर इसकी जरूरत हुई तो मैं आगे भी इस विषय को और विस्तार से या किसी इसके एक पहलू को समझने के लिए हम और भी व्याख्यान करवा सकते हैं। और हम उसमें डॉक्टर रामेश्वर दास जी को भी दोबारा
बुलाएंगे, और भी अगर कोई इस विषय पर कोई हमें विद्वान साथी होंगे तो हम उनका भी व्याख्यान करवाएंगे। ये बहुत ही जटिल जो है ये विषय है, इसको समग्रता में समझने की जरूरत है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ खास तौर पे डॉक्टर रमेश्वर दास जी का कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और विषय पर व्याख्यान देने के लिए राजी हुए, मैं उनका विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब साथियों का, धन्यवाद। थैंक यू सर।